माई तेरी रुमाला ये गुलाबी मुखड़ी। तन से भले ही बंबई में रहते हैं लेकिन मन दिलो दिमाग से हमेशा पहाड़ में रहते हैं और वहीं की बात करते हैं बीके सामंत जी। रंग रंगीन घुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटियों यो नो कुछ या ताला। दूसरे वो हैं जो पहाड़ में रह के ही खेतीबाड़ी भी करते हैं, रमेश बाबू गोस्वामी जी। कपूवा बसु चौ चौडाना नरेणा एगुचे तो मेणा। तो क्या होता है ना, कभी अगर आपको अगर लंबा लक्ष्य अगर लेकर चलना है ना, तो आपको जो आपके पीछे के दरवाजे वो हमेशा के लिए बंद करने होते हैं। ओ बाजा मुझे पुरैली बाँ। ये जो टोप शू ये मैं मुकोट से हिमाचल प्रदेश किन्नौर लागू की यहाँ ईद और गाँव में बाबू तो दिनों को दगड़े ले भाई हिटो करने में केले बजे मूरूनी बेड़ा। गुस्सा क्यों आता है बीके सामंत को इतना परेशान कर दिया था कि रात रात देखो थल की बाजार सुना दो। हमारे बहुत कुछ है कि आप नाच रहे हैं, बट हमें परेशान रात को उठा के मतलब क्या ये क्या दुख बनता है भाई? आदमी सोया हुआ है, मुर्गा बनाया फिर उसको रात को फोन पे। मतलब हाँ, मुर्गा बनाया मतलब एक जब भी मेट फिल्म आई थी तो उसमें कैले बजे मुरली धुन। एक गाना अभी हिमेश रेशमिया का है, चलाओ ना नैनों से बाण। ये गाना है पिताजी का, बन्ना छेलो छबिलो आयो आज सजनी को प्यारा लगे। आपकी किसी भी फोटो में हंसी नहीं मिली, ऐसा क्यों? और मैं बहुत फनी हूँ। अब यकीन मानिए इनको ऐसा क्यों लगता है, मैं घर में मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि आप गलती से ये सब बन गए हैं, आपको एक्चुअली वो कॉमेडियन होना चाहिए। हाँ, कॉमेडी। गोपुली आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए होए। उसने मुझे इतना मार दिया, अरे छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे कह रहा हूँ उससे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी पहली किक मारी उसको, उसके बाद नॉकआउट किया मैंने। उसके बाद मैं 3 राज्य स्तरीय गोल्ड मैच। गढ़वाले ने पागल को बाग की वडरा मेरी फा 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 मेरी फा 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 मेरी फा। ओहो रेडियो पर presented by Capsons in association with Anandam। हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। नमस्कार, पहला प्रणाम। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और उम्मीद करता हूं कि आपको गाता रहे मेरा हिल कि ये जो एपिसोड्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट वगैरह हमें मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और आनंदम में एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि हर पल में यहाँ आनंदम है। जीवन का हर रंग देखने और सुनने और महसूस करने को मिलता है। तो आज के जो 2 आर्टिस्ट हमारे साथ इस शो पे जुड़े हुए हैं, एक वो हैं जो तन से भले ही बंबई में रहते हैं लेकिन मन जो है दिलो दिमाग से हमेशा पहाड़ में रहते हैं और वहीं की बात करते हैं, बीके सामंत जी। बहुत स्वागत। और दूसरे वो हैं जो पहाड़ में रह के ही पहाड़ की बात करते हैं, गाते भी हैं और एक जो धरती पुत्र होने का जो परम सुख होता है ना, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। खेतीबाड़ी भी करते हैं, जब कॉन्सर्ट होते हैं तब वो बाहर निकलते हैं, वापस अपने घर गांव पहुंच जाते हैं। तो रमेश बाबू गोस्वामी जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत। तो दोनों का ही बहुत बहुत है। और आप लोग जुड़िए और कैसा लग रहा है इन एपिसोड्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो बीके भाई, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि थल की बाज़ार, जैसे कि हम यहाँ जैसे ही आए तो डिमांड वापस आ गई कि थल की बाज़ार ज़रूर होना चाहिए। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को जानकारी होगी भी, कि थल की बाज़ार न केवल हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से यहाँ तो ये सबसे पॉपुलर गाना है क्या? अभी कितने हैं इस पर? 5 करोड़ कितने व्यूज़ हैं अभी? अराउंड कुछ 60 मिलियन जाने वाले हैं। हाँ, अच्छा। 5 करोड़ मेरे ख्याल से नंबर 1 या 2 नंबर पे है टोटल अगर देखें तो। व्यूज की बात लाइफ टाइम व्यूज के मामले में, लाइफ टाइम व्यूज की शायद सेकंड नंबर पे है। बिल्कुल, बहुत नजदीक है मतलब। बिल्कुल। और हिंदुस्तान के साथ साथ हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, ये वहां पहुंच चुका है। तो पहले तो लीजिए बहुत बधाई। और ये जो थल की बाजार में काठमांडू में था अभी पिछले 10-15 दिन पहले, तो वहाँ असना बाजारा करके, तो मैंने कहा जी हमारे यहाँ का गाना तुम लोग यार यहाँ तक ले आए। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ ऐसा कि दरअसल कि ये जो सॉन्ग है ये पूरे, मैं कहूँ कि वहाँ भी वायरल है। मुझे जानकर बाद में मुझे पता लगा कि ये पूरा जो हिमालयन बेल्ट है सब जगहों पे सुना जा रहा है, ये इवन लद्दाख में भी। तो इन लोगों ने मुझे लगभग 2-3 साल पहले कांटेक्ट किया था मुझे कि हाँ लगभग 2-2.5 साल हो गए होंगे, हम ये करना चाहते हैं। मतलब ठीक है। मुझे तब ऐसा लगा खाली ऐसे टाइम पास कर रहे होंगे तब, क्योंकि उस काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट करते थे उस दौरान कि हमने ये करना है, ये कर दो करके। मैंने तवज्जो उतनी दी नहीं, इतने सीरियसली लिया नहीं उसको। तो जब उसके बाद पिछले दिनों 2 महीनों के दौरान इन्होंने मुझे फिर वापस से कांटेक्ट किया कि एक दूसरे जो रेफरेंस है मुंबई के, तो उनके थ्रू इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि क्या
तो जो एक कंपोजर है हमारे मित्र हैं वहाँ पे बॉलीवुड में, उनके थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे लगा हाँ आना चाहते हैं, तो मैं ठीक है चलो देखो फिर आप आ जाओ बॉम्बे। फिर वो लोग बॉम्बे आए, तो फिर बात की हमने, जो हमारा जो भी डील थी हमारी हुई, बात हुई, तो डील तो काठमांडू में ही जाने के बाद फिर उन्होंने टिकट कराया, फिर मैं हफ्ता भर तकरीबन वहाँ पर रहा, तो इस गीत को गा के और वो भी आप ही ने गाया है? वो भी हाँ जी मैंने गाया वही तो लिखा उन लोगों ने है वहाँ पे मुझे लगता है उसमें एक्टर हैं वो जो प्रताप दास, वहाँ के मतलब वन ऑफ द टॉप सिंगर है वो, एज एक्टर आए हैं इस सॉन्ग में, वो उन्होंने जो एक्टिंग की हुई है एज एक्टर आए हैं वो। तो अच्छा, थल की बाजार तो हम सबने बहुत सुना है, जरा ये असना बाजार की अगर 2-4 लाइनें आप अगर। हुए आँखमा गाजल औँठाइ मरातो लाली, तिमीलाई देखि सिटी ताली, बजाउँछ पुरै असन बजार, बजाउँछ पुरै असन बजार, सिल्की कपाल लगाई डोरी काली, बजाउँछ पुरै असन बजार, बजाउँछ पुरै असन बजार। वाह, क्या बात है। तो आप लोग जरूर से नेपाली वर्जन भी इसका सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत बना है, मैंने देखा है वो, और बहुत अच्छा बना है। बहुत बहुत बधाई आप लोग के। और अब हम आते हैं रमेश भाई आपके पास में, जैसा कि मैं कह रहा था चौखुटिया में आप रहते हैं, और हमेशा आप सब देखने वालों को ये हिमाचली टोपी में ये मकोट वर्च है, जरा क्या है, कब से पहनना शुरू किया आपने? मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टोप छू ये मैं मुकोट से हिमाचल प्रदेश किन्नौर गांव से रिब्बा, तो मैं कत्तिलक प्रोग्राम करनूँ और तो ये टोप के जरूर रखूँ मुनीम रखूँ। यल हकीकत ये बात ये है कि जो हमें इज हिमाचल तो लागू कि यहाँ इज और गांव में बाबू तो दिनों को दगड़े ले हिटो करने में, और हमें एक हर समय में कहें कि बेटा ये तो जब ये लगा है तो चेहरा एक अपना हमें खिल जा कतना कत्ती कि हाँ ईजा आशीर्वाद मुनीम बोलू और बाबू कंठ में छी, तो ये मैं आप यल जी पहनूँ मैं। क्या बात है। जो हमारी हिंदी ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहता हूं कि रमेश भाई ये कह रहे हैं कि जो उनकी माँ जी है उनका आशीर्वाद सर पे ननिहाल से, और गले में क्योंकि वो रमेश बाबू गोस्वामी हैं, यानी कि स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के सुपुत्र, तो कंठ में जो है पिताजी का आशीर्वाद है। तो बहुत बढ़िया। अब जब आपने पिताजी की बात करी ही है, तो क्योंकि मेरे ख्याल से जो उत्तराखंडी संगीत जगत में लेजेंड हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये रही कि उस वक्त पे भी जब वो पहाड़ में थे उनको बम्बई की कई बड़ी कंपनियों ने ऑफर किया कि आप आइए गाना गाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, क्या थी वो कहानी, जरा बताइएगा। पिताजी को राजश्री फिल्म प्रोडक्शन से जी वहां से ऑफर आया था उस समय कि आप हिंदी जगत के लिए गाएं करके, वो लेटर आज भी मेरे पास है। तो पिताजी ने उस समय थोड़ा सा उन्हें कहा कि मैं गाऊंगा तो अपने पहाड़ के लिए, उस समय यूपी में थे, तो उन्होंने काफ़ी उनसे कहा कि आपकी आवाज़ जो है बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और आप आए हिंदी जगत के लिए गाएं, हमारे लिए गाएं। तो पिताजी ने कहा नहीं, मैं गाऊंगा तो अपने पहाड़ के लिए। तो ये रीज़न उनका था कि अपने पहाड़ से जो लगाव था उनका, शायद उस समय उनका वो डिसीजन हो जाता तो शायद क्या पता वो गीत भी ना बन पाते, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जब कई और फील्ड में चले जाता है तो कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। तो यही रीज़न था। पर जो पहाड़ के प्रति, अपने पन के प्रति जो उनका प्यार था, स्नेह था, वो आज साक्षात दिख रहा है। एक शेर है कि कुछ पाने की चाह में बहुत कुछ छूट जाता है, मैं समंदर का साथ देता हूं तो दरिया रूठ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर समंदर का साथ देने चलते तो गांव गधेरे रूठ जाते हैं, और वो चीजें नहीं मतलब होती जो हमारे आसपास है। तो जब पिताजी की बात है तो कौन से गीत के साथ में शुरुआत करेंगे आप? उनके गीत बहुत डिमांड आती ही होगी तो मंचों पे। मैं एक भाई बहन का जो प्यार है, मतलब मैं चाहती 2 लाइन सुनाना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऋतु गे रणामणि, अरे गोचे तो मेणा यो दासी यो निसासी मेरी सोरा से की बेड़ा, अभी जू बाबा कस होला, अरे कसी हली बिराई उ गोधनी बिराई मेरी सोरा से की बेड़ा, कफुआ बसु चाऊ चौडाना नरेणा हे गोचे तो मेरा
कफुआ बसु चौ चौडाना नरैणा हे गुचे तो मेणा कफुआ बसु चौ चौडाना नरैणा हे गुचे तो मेणा हो ला 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 हा हो ला 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 हा आहा, क्या कहने। चैत का महीना, भिटौली वाला महीना है, और कितनी अच्छी भाई बहन के ये जितने भी पहाड़ के लोग हैं वो तो जानते होंगे, बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भिटौली वाला चैत का महीना होता है, बहन के लिए भाई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ले जाने, क्योंकि पुराने ज़माने में टेलीफोन तो होते नहीं थे, चिट्ठी पत्र भी बड़े मुश्किल से लिखते थे, तो साल साल भर में मुलाकात होती थी, भेंट-घाट होती थी, तो उसी का ये चैती गीत आप तक पहुँचाया। तो बीके भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ। बहुत सारे गाने बम्बई में रहते हुए आप मेरे ख्याल से जब शुरुआती दौर में गए, अपना स्ट्रगल रहा, म्यूजिशियन बनने ही गए, लेकिन फिर आपको समझ में आया कि भाई देखो, आर्ट को अगर सरवाइव करना है तो कॉमर्स लगेगा, तो कॉमर्स के लिए आपने कहा भैया कुछ काम धंधा देखना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक कंपनी आपने शुरुआत तो एक कहीं पे मेरे ख्याल से काम करने से करी थी, और फिर खुद की कंपनी बनाई, और जब उससे आप अच्छी अर्निंग होने लगी तो फिर आपने म्यूजिक बनाना शुरू किया। जी यही है। तो जब मैं शुरुआत में जब गया था तो ना कोई रिश्तेदार है आपका वहाँ पे, ना यकीन माने मैं तो वो कहानी कभी आएगी सही तरीके से। मैं फुटपाथ से शुरुआत हुई मेरी, मुंबई सेंट्रल 5 दिन रहा हूँ मैं। तो वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ तो यहाँ तक रहा, फिर उसके बाद कभी एक बार ऐसा भी आया था कि वापसी के रास्ते तय थे, बस अब निकलना है। तो क्या होता है ना, कभी भी आपको अगर लंबा लक्ष्य अगर लेकर चलना है ना, तो आपको जो आपके जो पीछे के दरवाजे वो हमेशा के लिए बंद करने होते हैं, और वो मैंने कर दिया। मैंने वापस अगर ऑप्शन रहेगा तो हो सकता है आप डगमगा हाँ जाएं। डगमगा जाए, ऑप्शन रहेगा तो आप डगमगा जाए नहीं। तो अब आर्या पार वो मेरे लिए वो था ना, तो आर्या पार की लड़ाई थी मेरे लिए, और किसी अनजान शहर में और अकेले एक जंग होती है। कोई आपके पीछे अगर हैं भी तो कोई आपका होगा, कोई होगा भी, क्योंकि आपकी लड़ाई दूसरा क्यों लड़ेगा, मेरा ये मानना है आपको ही लड़नी पड़ेगी। अगर वो लड़ेगा तो विजयी वो कहलाएगा, आप नहीं। तो फिर वहाँ से आया तो फिर वापसी का रास्ते तय थे, तो फिर मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर 2005 के आसपास लगभग एंडिंग में हमने एक कंपनी फॉर्म की, छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी, छोटी सी जगहों से। हम यकीन मानेगा, हम पुराना स्टूल उठा के लेके आए, और छोटा ये मतलब क्या कहूँ आपको, पुराना सोफ़ा हम भंगार से उठा के लेके आए। तो उससे करते करते उस कंपनी को मैंने उस लेवल तक भी पहुँचाया कि अच्छे खासे मतलब एयरपोर्ट का पूरा मैंने मतलब अच्छा नाम भी कमाया। लगभग सभी लोग जानते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड फिर जोड़ा मैं उनसे। लगभग इस दौरान मैं पूरा देश घूम के आया, शायद ही कोई प्रदेश बचा हो जहाँ पे नहीं गया होऊंगा। तो ये कहानी रही। उसके बाद फिर जब 2012-13 में जब मुझे लगा कि जब शादी हुई 10 में, फिर उसके बाद से मुझे लगा कि वापस से आना चाहिए। तो जो पुराने दोस्त थे उनसे मिला, बोला कि तुम वापस आ। तो पहले फिर हिंदी लिखता था, पहाड़ी का तो ख्याल भी मन में नहीं था। सही में कहूँ तो पहाड़ी भी बोलनी तक नहीं आती थी मुझे, मैं सही में बता रहा हूँ पूरी, क्योंकि आप वो सर्कल में रह रहे हैं आप। अब वो एक्सेंट जो है बम्बईया मराठी बम्बईया एक्शन, और उसके बाद तमाम हर जगह पे मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उनको भी नहीं मालूम था कि मैं पहाड़ से हूँ करके। वो लोग पहाड़ी लोग थे। मैंने भी बताया, ये गलती मेरी भी है कि मैं उनको बताया भी नहीं था मैंने, और मैं बताता तब उनको मालूम पड़ता। तो जब हिंदी से शुरुआत हुई, एक बार मेरे बेटे का जो एनुअल फंक्शन था, तो वो एंकरिंग कर रही थी, सेकंड में थी वो एंकरिंग कर रही थी। तो मुझे लगा कि अब हमारा वही वाला जो मैं पहले आपको मैं कह चुका, तो वहाँ से एक ये सब शुरू हुआ। तो पहला गीत ही करना था मुझे। तो यूं मेरो पहाड़ी यकीन मानेगा, मेरा एक ही गीत करने का मेरा प्लान था कि मैं यूं मेरो पहाड़ के अलावा गीत नहीं करूँगा। फिर यूं मेरो पहाड़ करते करते मैंने 4-5 गीत और लिख लिए, वो कंपोज कर लिए थे। तो मैं अब हो गई, मैंने चलो इनको 5 को कर लेते हैं एक साथ में, जो होगा देखा जाएगा। जब 5 गीत कर लिए तो उसके बाद भी बात नहीं बनी। देखा जाए तो आज यूं मेरो पहाड़ मेरा, आज भी मैं अपने आप को उस गीत में बहुत बड़ा गीत मानता हूँ उसको। हालांकि उसमें कुछ खामियां हैं, उस तरीके से वो शूट नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था वो, उसको हम कभी आगे देखेंगे भविष्य में। तो बड़ी निराशा हुई थी। तो फिर दोस्तों ने बोला कि मैं यार नहीं छोड़ रहा हूँ मैं पहाड़, अभी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नहीं बोला, आप इतना आ रहे हैं ना, इतना ही करा, आप शुरुआत कर दी है, फटाक से कुछ नहीं मिला, जितनी ताकत वो झोंक दे। तो छठे गीत में थलकी बाजार में भी यकीन मानेगा, जितनी मुझे समझ थी लिखने की, जितना मुझे कंपोजिशन की समझ थी, तो जितनी भी म्यूजिक की समझ पूरी उसमें मैंने झोंक दी। मैंने बोला अगर ये नहीं होगा तो फिर उसके बाद से पूरा बेसरा मेरा पक्का था, पहाड़ से बनने वाला था। मैं नहीं करता पहाड़ी, या फिर वहाँ पे आगे जाता। तो थलकी बाजार ने वो काम कर दिया। और फिर अभी ऐसा हुआ कि फिर 5 गाने और बना दिए। 5 गाने और बना दिया उसके बाद से। फिर तो ये दौर रहा फिर। तो जो पहला गीत आपका था वो आई थिंक ये होता है, जब पहला प्रोडक्ट कुछ निकलता है वो बड़ी ईमानदारी से निकलता है,
उसमें कोई उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वो प्योरिटी होती है मेरे ख्याल से, है ना। तो उसी गीत के साथ अगर शुरुआत करें। जी बिल्कुल। और कमाल की बात है कि ये गीत, जहां हम संस्कृति बोली भाषाओं से भिन्न हो सकते हैं, कुमाऊं गढ़वाल जौनसार, लेकिन ये गीत आपको एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। रंग रंगीलो कुमाऊं और छबीलो गढ़वाल की जो परंपरा है उसको मिलाने की कोशिश करता है बीके सावंत जी की आवाज में यो मेरो पहाड़। रंग रंगी कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाल, यो फूलों की घाटी और क्यों नो कुचिया ताला, पिठाड़ी रेच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल, हाँ डणकणा हरिया यो हरिया बुग्याल, कै बसो कोयल सुनाओ, कै बसो कोयल सुना, कै नचीर मोर चारों ओरा, चारों ओरा बादल घने घोरा, वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, 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 रंग रंगीन कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटियों यो नो कुचिया ताला, ठाड़ी रच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल, डणकणा हरिया यो हरिया बुग्याल, कै बसो कोयल सुनाओ, कै बसो कोयल सुना, कै नचीर मोर चारों ओरा, चारों ओरा बादल घने घोरा, वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़। वाह क्या बात है, यो मेरो पहाड़ा। तो पहाड़ में रहने वाले हमारे रमेश बाबू गोस्वामी आपकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, एक मैंने कहीं सुना था, कोई किस्सा था कि पिताजी कहाँ तक पढ़े थे? मैं इसमें कुछ एक वाक्य आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। हाँ, ये क्योंकि उनको लेके मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें अलग अलग लेवल, किसी ने कहा ट्रक ड्राइवर थे, जी। किसी ने कहा जी इंटर में, क्या था वो किस्सा एक? मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो आप तमाम दर्शक छी, मैं थोड़ा पहाड़ी में थोड़ा अपना हिंदी में बोलो। हाँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नाम कनी हम जो बाबू शिक्षा ली वो 8 पढ़े छे। तो सो पहले हम आई तलक कतु चीज नहीं जानल कि हम जो बाबू छी पहले फौज में छी। अच्छा। हाँ, पिताजी जब फौज में छी तो बाबू इकलौता संतान होता कारण तो बुबुल मना कर दी, उनका ना आप घर रह कति नहीं जाला करने। तो उस समय राम कन्या इकलौता संतान, तो एक जो दिल में एक आप चल लीजिए कि क्यों हल्का शॉल करना है, तो यह चक्कर में घर रख दी बाबू। तो बाबू जब घर आ, जब मैं आपको बताना चाहूँ वो पुटो में हो बाम जी। हाँ। तो कह अब बाबू गानी है जब गुनगुनिया है, ये तो हम मैं बुआ जो हम बाबू ठुल बहन छू अल आई प्रेजेंट सी टाइम पर 86 साल उम्र छू मेरी। अच्छा। तो गानी है बल घरूपन, तो आज तो मार्केट में अगर तुम यहाँ बुलाम चाहो तो तुम आवाज तल नहीं जाल, क्योंकि शोरगुल इतु हो, और पहाड़ में तो अपना ही वातावरण छू, तो आप तुम मलबे धार लगाम चाहो तो तल सुनने ला दिन के कमो अपने। तो बाबू मलबे गीत गानी है, भले गुनगुनानी है, तो कब तो कहनी है यार रुक जानी है, लोग गीत को काम हो यार, ये गीत आवाज बहुत भर छू। तो एक दिन पुटोम हो बाम जी, तो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन वाला आए है, चकुटी आए है, उनको उन्हें एक कार्यक्रम जी, तो उनका यार हमें तो एक लौंड छू बाबू नाम ली, बहुत भल गाँव, उनका अच्छा ऐसा छू तुम आप बुला लो उनको। तो रात में कार्यक्रम हो, तो कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नर वो सब लोग आया वो टाइम जो यूपी में आया हमारा टाइम पर। तो उस सब लोगों आया जब कि मैं कम से कम कोई जोशी जी छी हूँ, तो उनका यार गोपाल बाबू गोस्वामी जी वहाँ उनका यार वो लौंड जो सू को बुले लियो यार, वो बहुत भल गा, तो बाबू गाए बनवा। तो बाबू जब सब लोग गीत सुन, तो बाबू ला गीत सुनाई दी, उनका तुम क्या गाला, उनको मैं एक गीत सुनाई दूँ तुमको। तो बाबू लोग आपको जो लिखी गीत थी वो सुनाई, उनको आवाज़ बहुत पसंद है। उनको तुम यहाँ क्या करम था, तुम सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में नैनीताल बुलाया उनको। जब उनको नैनीताल बुलाया जब, तो वो आवाज़ सुन में सब भैया आवाज़ कहाँ रेंज को, तो आवाज़ बहुत खूबसूरत। तो ये जाकर बाबू फिर वहाँ नौकरी लग गए। अब बाबू हम 8 पढ़ी आए, तो एक दिन इसका उन्हें कोई चाहनी वाल थी, तो जो उनको बहुत प्रेम कर मैं यही कॉल। तो उनको एक दिन मैं कहा यार बेटा ये क्या हो, मैं कहा हाँ तुम बाबूल और मैं दगड़ा पढ़ो इंटर। अब मुझे तो पच्ची कि बाबूल 8 पढ़ो, तो मैं उनको क्या नहीं कोई, मैं अच्छा अच्छा आप क्या बाबू साइंस साइड छी हाँ अच्छा, मैं अच्छा मैं उनको ये नहीं कहा कि ना मैं बाबू 8 पढ़ी, मैं को उन्हें दिल टूट जाए, उन्हें दिल टूट जाए यार। मैं अच्छा मैं बाबू पढ़ना का सी उनका बहुत बढ़िया, और हम दगड़े इंटर करो यार, या क्या बात कर जाए,
हम दगड़ बैठने हैं एक लाइन में। मैं कहा चलो, तो मतलब उन्होंने अपन उनका जोड़ चाहा और मुझे ये तो खुशी है, चलो कहते ना कहते चाहे भले झूठ बुलामी, बाबू तो का प्रेम तो बहुत सुना। तो एक बार एक न्यूज बोले देखी, मतलब बल्कि उन्होंने गोस्वामी जी ट्रक ड्राइवर थे, मैं उन्होंने या आप मीडिया तरफ आप लोगों तरफ कहना चाहूँ, देखो गोपाल बाबू गोस्वामी जी की साइकिल चलाना नहीं आती, तो अब यहाँ कंडक्टर बात करी हुई है, तो मतलब मैं अपन यूट्यूब चैनल के चमकाने लीजिए या कुछ नहीं मिर्च मसाला लगा हुआ है, तो आप लोग इसे प्रेजेंट करते हो कतना कत्ती परिवार को दुख हो। हाँ, अगर तुमको वाकई में तो प्यार छो गोस्वामी जी देखे तो आप आओ, स्वागत छू। क्या नाम कनी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चकुटी में घर छू, आप आओ। और कतु लोग आनी उन्हें पैतृक हम घर के देखने जानी कतु जानी क्यों कार अच्छी ये कर सब उठल बात ये छू कि बाबू जब लग घर आनी है, हमको बाबू दर्शन बहुत कम आनी है। अच्छा, उन जो चिट्ठी है जी, और चिट्ठी ले थी पागल उतन जो ये लगाओ कि घर पर पढ़ना नहीं आनी हो शनि आगे। अब तो डाकिया बाबू पढ़ जी उन जो यार समझ लो होती है हॉटस्पॉट समझो, मोबाइल नेटवर्क समझो, या उनको तुम GPS समझो, वो टाइम में हुई जी तो पढ़नी है मैं फलाना दिन आम हुई और मैं इतनी तारीख है। और तो ये खबर दूर दूर तक नहीं जानी है कि डाकिया बाबू कहे अरे गोपाल बाबू गोस्वामी जी आमी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी आमी। तो जिस दिन बाबू आनी है, आप यकीन नहीं मान ला, चौखुटी में ऐसी भीड़ है जानी देखने लीजिए उनको, ऐसी भीड़ है। तो मगर तो खुशी हम बाबू लट्ठी लेनी छोटा मिले कल लट्ठी लेना है कोई कि बाबू के दीदिल करना खा, तो कहना नमकीन को बहुत पसंद है, बेसन नमकीन। और एक यहाँ क्या नाम से एक हम गाँव से बालदा है गाय, और एक मनोहर जोशी जी थी, तो उन्हें वहाँ बैठी हूँ, तो उन्हें लोगों को अच्छी कि ये अति आनी शोपली जब लोग उतरनी गाड़ी में वहाँ आनी, तो भीड़ है देखने। अब घर गया जब चाह कितोल चुल में रहनी है, तो हम जो बूब लोग छी मतलब हम अड़ोस पड़ोस वो रात 11 बजे बैठे आए हैं, वह पहले बैठना तादाद लगी रही है, कोई दोराड़ बामो, कोई जोराइज बामो, कोई भिक्केशरण बामो, मतलब पर चल जाना चाहिए कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी आगे करें, तो उनको मिलने तो हमको बाबू उतन जो दर्शन नहीं है, जन जो आनी है और जन जो जानी है। जान बात हम छोटा नाना है नहीं होते हैं कि कुछ मिल जाल करने तो कहने 20 रुपये कहने 100 रुपये बाबू दीदी हम वही बहुत है। तो एक जो उन्हें प्रेम देखो मेरे जो लोगों प्रति, तो हाँ मैं ये कॉल की कि जो उन्हें प्रति लोगों प्रेम छू, मैं आप सब लोगों को या माध्यम आप लोगों को चरण वंदन करूँ, कोटि कोटि नमन करूँ, जो प्यार स्नेह आप लोगों बाबू पाछी और वही आशीर्वाद मैं ये चाहूँ मैं पाला मिलो। हाँ, पर यह है कि जो मिथ्या बात जो लिखनी थोड़ा उन्होंने हाथ होना चाहूँ के नाम बिल्कुल उन्होंने सही बात कही, और इसीलिए उत्तर का पुत्र यूट्यूब चैनल और ओहो रेडियो के माध्यम से हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि भाई कोई भी बात आप छापें, किसी जो लेजेंड लोग हैं उनके बारे में यूं ही अफवाह न आप फैला दिया करें, कंसल्ट कर लिया करें और उसके बाद जो भी आप लिखना चाहें। तो जब उनका जिक्र हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही देहरादून के निवासी हैं अनुज गर्ग, बॉलीवुड में म्यूजिक देते हैं, बड़े अच्छे उन्होंने गाने किए हैं, बल्कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्म थी उसके अंदर उनका एक गीत आया था अभी गुलाबो सिताबों के अंदर। उनका बेटा है यजत, उन्होंने पिताजी का गाना जो है मुरली, क्या बात है, आपने शायद सुना होगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट। कैसा लगा आपको जब छोटे छोटे बच्चे? नहीं बहुत अच्छा, मैं उनको माध्यम से इस ओहो रेडियो के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत खुशी हुई, और बहुत ही सुंदर आवाज़ है आपकी। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप इसी तरह से कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्होंने जो गाया उन्होंने बताया भी, कई लोग होते हैं, मैं आपके माध्यम से भी कह जाता हूँ, चाहे वो मेरे पिताजी के गाने हो चाहे किसी के भी हों, आप जब भी गाते हैं सबसे पहले वो किसने गाया उसको आप जरूर बताइए कि आने वाली पीढ़ी कम से कम जाने। आज इस छोटे बच्चे ने गाया तो आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ऐसे मैं किसी का अगर किसी गाने को प्रेजेंट में गाता हूँ या तो सबसे पहले तो मैं परमिशन लूँ, दूसरा अगर परमिशन मिल गई है तो उनके कम से कम ये फोटो हो जिससे आप उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं आप। मतलब गोपाल बाबू गोस्वामी जी हमारे थे कहने से नहीं होगा, आप अपनापन मानने में पड़ेगा आपको। चाहे वो मैं आज अपना लिख रहा हूँ, मेरा गाना किसी ने गा दिया, आज हमारे बड़े भाई साहब बीकेता इतना अच्छा लिख रहे हैं, कल इनके गानों को किसने गा दिया, इनसे परमिशन लेंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं खुशी होगी। आज हम हैं, हम भी ढलेंगे, हम भी अगर जिंदगी रही हमें भी बुढ़ापा आएगा, हमारे लिखे गाने को कोई बच्चा गाएगा और वो प्यार से गा रहा है और बल्कि वो गाकर हमारा नाम लिख रहा है उसमें, तो हमें भी खुशी होगी, चलो आज ये पीढ़ी गा रही है। ये मेरा एक मानना है। तो इसी बात पे कैला बाजे मुरली हो जाए। जी जी जरूर जरूर। जी। हे कैला बाजे मुरली बना, हे ऊंची नीचे डान्यू हे चिरी है काले जी मेरी उ देख मान कैले बज मुरली
उजनीची डान्यू मा चिरी है कालेची मेरी देख मान मा ओ बेड़ा केले बज मुरुली बेड़ा उजनीची डान्यू मा मुरुल को सोर सुनी हिया भारिये को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है चो मुरुल को सोर सुनी हिया भारिये को पापिलो मेरो बेड़ा मन दुख है चो स्वामी परदेसा मेरा उजेरी लाम केले बज मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मा ओ बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मा ओ बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मा। अरे ये होते हैं गीत कि सदियां याद रखती हैं, दशक तो बड़ी छोटी बात है। तो बीके भाई क्या लगता है गोपाल बाबू गोस्वामी जी जो कर गए, कितने लोग कर पाएंगे जीवन में वैसा कुछ? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए नामुमकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने कर दिया तो मैं गलत हो जाऊँगा ना, मैं इसलिए बोलूँगा कि मुश्किल है क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक वो धरोहर है हमारे उत्तराखंड की, जो मैं ऐसे लोगों के बारे में अगर आपके पास शब्द नहीं होते काबिल भाई, आप निशब्द होते हैं, आपको एक नए शब्द ईजाद करने पड़ जाते हैं कि आप किन शब्दों से उनके बारे में कहें उनसे। इन्हीं को सुन सुन के तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना। कोई कहे ना कि आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु के पास आप जाएं तालीम लेने के लिए, एक गुरु ऐसे भी हैं, मैं गुरु मानता हूँ गोपाल बाबू गोस्वामी जी को। क्या बात है। तो शब्दों की जादूगरी तो आप भी बड़ी करते हैं, और कोई थोड़ा इधर उधर लिखता है तो आप डांट भी देते हैं। गुस्सा क्यों आता है बीके सावंत को इतना? तो गुस्से वाला जो है गुस्सा, अब ऐसा है कि देखिए दो चीज़ें हैं ना, अब गाने चल रहे हैं भाई, आप लोग गाइए, आप सुनिए, डांस करिए, ठीक है। अब रात को 12-12 बजे फ़ोन करेंगे मुझे कि नहीं हम देखो तल के बजाय सुना दो या तल के डांस करें, क्या तुक बनता है ये ना। आदमी अपने काम धंधे में कौन था 12 बजे फ़ोन करने वाला? ये वाक़या हुआ है लगभग एक साल के आसपास हुआ है। मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, मैंने तो पहले तो मैं छोड़ो उसको, मैंने मुर्गा बनाया फिर उसको रात को फ़ोन पे। मतलब हाँ, मुर्गा बनाया मतलब? मैंने रात को मैं सोया हुआ था लगभग 12:30 अंदर था, तो मैं बोला, हाँ बोला कैसा है फोन पे? हाँ फोन पे, ये टोन था। हाँ बोला कैसा है, मेरे को नहीं पहचाना तूने? कौन बोल रहा है? अच्छा, नंबर सेव नहीं था? नंबर सेव नहीं था। मतलब कौन बोल रहा है? बोला नहीं सो मैं बोल रहा हूँ। मैं रुको जरा, हाँ मैं आ रहा हूँ, रुको। आया फिर बच्चे, मैं थोड़ा बाहर आया हॉल में, मतलब आप बताओ कौन बोला? तो बोले नहीं बोला, तो मेरे को भूल गया क्या? मतलब बीके सावंत का मतलब क्या, पहले बता तू मेरे को, कहाँ से जानता है? पहले बीके सावंत है कौन, तो बता पहले कौन है ये, क्या है? तो मतलब साला, मतलब सॉरी मैं वो सब निकला, तुम सुनने देते परेशान करते, मतलब मुर्गा बनेगा तुम अभी, मतलब स्पीकर ऑन कर फोन का, नहीं मुर्गा बनेगा। बोला नहीं बनूंगा। मैंने बनाया उसको, उठक बैठक कराई, 100 उठक बैठक लगभग कराई होगी मैंने, क्योंकि मेरे मालूम पड़ रहा है वो। हाँ अच्छा, मुझे लग रहा है ड्रिंक करके फोन। हाँ, मैं भी थोड़ा मुझे मूड में था, मैं क्योंकि वो होता है कभी होती है ना, तो बनाया मैंने उसको, तो दबा के, मतलब उस दिन मैंने जो कसर थी पूरी, मैं कहूँ 2-3 साल की कसर मैंने उसके निकाल दी। अच्छा, मतलब सबकी उसी पे निकली? हाँ, उसी पे निकली थी। और मैं भी ऐसे निकाली कि मुझे लगा ये बनेगा नहीं, फोन पे है कैसे करूंगा। मतलब तो स्पीकर ऑन कर, पहले नीचे रखेगा, और जब तो हाँफ रहा था मालूम पड़ा मुर्गा बन रहा है ना, हाँफ रहा तो मुर्गा बन रहा है, तो वैसे किया मैंने। और क्योंकि बड़ा परेशान, मैं कहूँ तो मतलब इतना परेशान कर दिया था कि रात देखो थल की बाजार सुना दो, तू आ जा भाई, करो, दुनिया नाच रही, तुम भी नाच रहे, हमें हमारी तो खुशी है, हमारे बहुत खुशी कि आप नाच रहे हैं, बट हमें परेशान रात को उठा के, मतलब क्या दुख बनता है भाई, आदमी सोया हुआ है। तो ये मतलब मामला था, और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि मैंने हरकत की, मैंने इसको लेकर के मैं शर्मिंदा भी हूँ थोड़ा। तो ये है मतलब। और किस बात पे गुस्सा आता है आपको? आज पीछे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी। हाँ, गुस्सा मतलब क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं ना, मेरा ये मानना है कि जब आपको पता है कि वो चीज़ गलत है,
गलत होने के बाद आपकी अंतरात्मा तक को पता है कि वो चीज़ गलत है, फिर भी आप बोले जा रहे हैं कि वो सही है, तो क्या तुक बनता है? मैं तो कहूँ कि हमारे यहाँ कहूँ तो हम तो लाल निशान, काले निशान, सफ़ेद निशान की बात होती है हमारे यहाँ ना, वो मंदिरों में चढ़ते हैं, तो चीज़ें हम अपने देवी देवताओं की तरफ लौटना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती का हमें क्या मतलब फालतू की चीज़ों से ना। हमारे हम अपने देवी देवताओं का, हमारी पूजा पद्धति है, हमारे अपने देवी देवता हैं पहाड़ों के, वैसे तो हर प्रदेश की अपनी अपनी है, हमें क्या करना प्रदेश से। मैं बात करूँ हमारे राज्य की बात है, हम यहाँ पे कार्यरत हैं, तो संगीत को लेकर के हमें अपना काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती का आप किसी को जानते नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, आप ज़बरदस्ती का मतलब हमें बोले जा रहे हो ना, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है मामला, ये वाला मामला। और होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है कि होना भी चाहिए। और देखिए दुनिया क्या सोचती है ना, जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप क्या सोचते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, और वो सही होना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं बशर्ते कि वो सही होना चाहिए, और उसके बाद अगर दुनिया कुछ भी सोचे उसको आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने पागल हो जाएंगे, पगला जाएंगे। आप घर में बोलेंगे मैं कौन हूँ, मैं कोई, ऐसे तो नहीं, ऐसे लोग ऐसे हैं बोलते तुम्हें पता है, मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे जो तुम हो, तुम वो नहीं हो जो तुम हो, क्योंकि तुम मर चुके हो। ये क्या तो लॉजिक है, हाँ? समझिए, तो ये सब फिर मतलब आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में, मतलब आदमी अब कोई अच्छा सोच भी कैसे सकता है, हाँ? बोलना तो दूर की बात है। सोचिए उस आदमी का माइंडसेट क्या रहा होगा, हाँ? उस आदमी किस लेवल का आदमी होगा जो ये बोल रहा है, तो उसी बारे में कभी बोल रहा हूँ, बोलना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो लिखने का आपको बड़ा शौक है, गजलें भी लिखते हैं आप जी, कुछ सुनाना चाहें कोई गजल? हाँ, मैं एक नज़्म सुनाऊंगा आपको। ये तकरीबन मैंने 2005 के आसपास लिखी थी। अच्छा। तो ये है, कभी मौका नहीं मिला कि मैं, मन तो बहुत था कि मैं कभी इन चीज़ों को सुनाऊं। जी प्लीज़। खामोश रात की तन्हाइयाँ ले कल चांद मेरे आंगन में उतरा था, यूं लगा जैसे कि वो कुछ कह रहा था, यूं लगा जैसे कि वो कुछ कह रहा था, क्यों है तन्हा शब मेरी मैं सुन रहा था, यूं लगा जैसे कि वो कुछ कह रहा था, क्यों है तन्हा शब मेरी मैं सुन रहा था, करके पर्दा चांदनी का रो रहा था, जाने क्यों फिर भी लगा के हंस रहा था, खामोश रात की तन्हाइयाँ ले कल चांद मेरे आंगन में उतरा था। वाह, क्या कर रहा था चुपके चुपके मुझसे छुपके खुद से बातें, बातों ही बातों में फिर ले आया गुजरी वो रातें, थे गिले खुद से उसे कुछ थे जहां से, थे गिले खुद से उसे कुछ थे जहां से, लफ्ज पर निकले नहीं उसके ज़बान से, कि पर तभी सुबह हुई जाने कहां से, फिर वो बोला रोशनी को कि चल यहाँ से। अरे वाह, खामोश क्या रात बात की है, तन्हाइयाँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, और भी काफ़ी सारे गज़लें हैं, नज़्में हैं तो लिखी हुई हैं, तो अभी समय नहीं मिला, माहौल नहीं बना, क्या हुआ? सबका सब कुछ ऐसा ही रहा, समय भी नहीं आया कभी ऐसा। फिर हुआ कि फिर जो शुरुआत, मैं गया था मुंबई के, एक कहूँ तो मैं गीतकार बनने गया था, तो वो फिर यहाँ पे भी इतनी व्यस्तता है, फिर परिवार, मतलब आप पहाड़ में करते हैं, फिर वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ ना वो माइंडसेट आपका ये हो जाता है कि यहाँ पे कर रहे हैं आप, और उस तरफ फिर अभी देखेंगे आप, आपने आपके यहाँ सुना था, आप बुलाएंगे, आपने करेंगे, आपकी आवाज़ में बेहतर होगा ये, मुझे आपने ये करनी जी, बिल्कुल आपको जरूर आपने करेगा, मुझे आपसे मेरा आग्रह भी है, और आपकी आवाज़ में ये नज़्म है बहुत अच्छी जाएगी। नहीं, जरूर जरूर जरूर। हमने पहले भी एक बार कोलैबोरेट किया था, तू है जाओ पहाड़ के वक्त पे। जी हाँ, तू है जाओ पहाड़ उस टाइम, बिल्कुल हाँ, एक नया। तो रमेश बाबू आपके पास पहुंचते हैं, कितना इसको आप मौका मानते हैं, या कई बार ऐसा होता है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब घर में कोई एक बड़ा लेजेंड हो जिसने बहुत बड़ा नाम कर दिया हो, तो कई बार जिम्मेदारियों का भार या उसकी लेगेसी को कि हर आदमी जज करने लगता है, जरा भी इधर उधर हुई बोले यार पिताजी में तो बात थी, इनमें वो बात थी, है? तो उसको आप भार की तरह लेते हो, या कैसे, मतलब क्या प्रेशर होता है, या उसको सोचते हैं कि चलो एक मौका है हमारे लिए, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, पिताजी का इतना बड़ा नाम जी, और जो उनके गीत जो आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसे हैं। मैं ये कहूँगा कि आज तो हम पे मोबाइल है, सब कुछ है, उस समय रेडियो, तो आज भी जो पुराने लोग हैं, मैं इसी चीज़ से वाक़या लूँगा। एक लेडीज़ थी, दिल्ली एम्स में भर्ती थी, तो किसने बताया, उसने कहा अंतिम सांस चल रही थी, उन्होंने कहा मुझे बस सिर्फ गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गाने सुनने हैं। अच्छा। हाँ,
घुगती ना बासा हाय ते रुमाला, और जब वो गाना चला वो सुन रही थी और रो रही थी लेडीज। तो बताते हैं कि धीरे धीरे ये हकीकत है, उनके तबीयत में सुधार आने लग गया। और जो ये था कि आजकल के मेहमान वो कम से कम 4 या 5 साल फिर जिंदा रहे। वाह। मतलब ये वाकई में। और एक कर्नल साहब थे, उन्होंने कभी पिताजी को देखा नहीं था, और वो मतलब मैं कुमाऊं के भी हमारे इधर के नहीं थे, उत्तराखंड के नहीं थे, वो लखनऊ से थे। और पूछते बाबू गोस्वामी जी कहाँ रहते, इतना पता था कि उत्तराखंड में जैसे रहते हैं और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो पूछते रानीखेत से आकर हमारी दुकान में जैसे कैसे पहुंचे वहाँ बताते, गोपाल कोई भी बता देता है। तो जैसे ही वो हमारी दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ पहुंचे और पिताजी की फोटो लगी है ऐसे, तो आके वो रोने लग गए। सच, मैं छोटा था वहाँ पे, मैं भी बैठा था, भाई साहब बैठे हैं, तो हम ऐसे डर। अब मैं ये सोच के चले थे भाई साहब की यार पिताजी ने शायद इनको कुछ देना होगा, कर्जा वर्जा। अच्छा। दिमाग में ये बात थी हमारे कि यार वो ऐसे वाला दिमाग, कुछ और हम कुछ और सोचे। फिर हम गए अभी क्यों, और कोट पैंट पहना हुआ था ना। तो फिर भाई साहब ने पूछा आप बताइए कि आप क्यों ऐसा रो रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपके पिताजी हैं, यही गोपाल बाबू गोस्वामी जी, नीचे से लिखा होता। उन्होंने कभी देखा नहीं, कल सुना था उनको। उनका हाँ ये मेरे पिताजी। वो इतने फूट कर भाई साहब को गले लगा के कि मैं इनका इतना बड़ा फैन हूँ और मुझे इनकी समाधि स्थली देखनी है। अच्छा। तो बहुत रोए वहाँ। फिर हम उनको वहाँ लेके गए उनके समाधि स्थली पे, और उन्होंने दिया बातें की, एक दिन घर पे भी रहे। यही हुए ललित मोहन तिवारी जी, जो पहले महाभारत में संजय का रोल करते थे। आज वो देख रहे होंगे इस माध्यम से, तो उनको पता है। जो मुझसे बड़े भाई साहब हमारे, वो दुनागिरी मंदिर गए थे और उन्हें वो जा रहे थे, उन्हें पूरा यहाँ पे कि मीडिया को पता ना चले करके मैं यहाँ आया हूँ नंगे पाँव, और उनके एक पोता था उनके साथ। तो मेरे भाई साहब ने ऐसे कहा सर आप बॉलीवुड में हैं। मैंने कहा नहीं हूँ सर, प्लीज़ बताओ सर, मुझे लग रहा है आंखों के सर, एक प्लीज़ ऐसा करके। उन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं हूँ, आप जाइए, आप मंदिर के दर्शन करना है दर्शन कीजिए। कहा मैं उस समय कावड़ लेने के लिए इधर गोमुख आया था पैदल यात्रा पे। तो भाई साहब ने काफ़ी जिद की। उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ो, किसी को बताना मत। देखो मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, तुम लोग ऐसे करोगे और फिर लोग आएंगे, मैं दर्शन करने का फ़ायदा। तो भैया ने कहा हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर ऐसी थोड़ी सी बात हुई, उनका तुम कौन हुए, कहाँ से, तुम लोग कहाँ से हो। तो भाई साहब ने बताया कि मैं उनका लड़का हूँ। तो गोपाल दा का लड़का है। वो ऐसे चिपटे उन पे, तो मेरा गोपाल दा का लड़का है। उन्होंने कहा तुम्हारे पापा जब तक घर नहीं आते थे, मेरे पिताजी खाना नहीं खाते थे नैनीताल में। तो अरे मैं तो क्या बात कर रहा। पिताजी का भैया ने कहा अगर इतना मानते तो घर चलो आप। उन्होंने कहा एक शर्त पे, किसी को नहीं बोलेगा मैं यहाँ आया हूँ। भैया 3 दिन घर पे रहे। उन्होंने कहा यार भैया से यार मुझे ना वो भटकी चुरगानी और झोली ऐसी खिलाना और कुछ मत करना मेरी सेवा। तो पिताजी को इतना मानते थे वहाँ पे। वो भी फिर समाधि स्थली के 3 दिन रुके। अब होता ही है, पता ही चल जाता है पत्रकार बंधु, तीसरे दिन तो पता ही चल गया था, लोगों की मतलब भीड़ हो गई थी, उनके चाहने मिला। तो खुशी यहाँ पे मिलती कि देखो उन्होंने वो चीज़ कमाई। प्रसून जोशी जी ने जब वो एक जब भी मेट फिल्म आई थी, तो उसमें कैले बजे मुरली धुन, बिल्कुल एक गाना अभी हिमेश रेशमिया का है, चलाओ ना नैनों से बाण रे। ये गाना है पिताजी का। चलाओ ना नैनों के बाण रे, जान ले लो ना जान रे। ये अपर बन्ना छेलो छबिलो आयो आज, सजनी को प्यारा लगे। अच्छा। हाँ, कई गाने जो उनके आज भी हिंदी चीजों में चल रहे हैं, हिंदी गानों में भी चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर जी ने भी गाना गाया था। सुवा रे सुवा बरे खंडी सुवा, जा सुवा दिया। ये गाना उनके 8 गाने थे विवाह के, 4 स्वागत और 4 विदाई के। फिर उसके बाद जैसे ये गाना होता था, उसके बाद वाला होता देवी बराई। देवी बराई के बाद होता था समाधि भरवा आई पहुंचोरी समधी, घोड़ी में घुड़सवार लायो, रंगीली बारात लायो, बन्ना आयो जी, समाधि भरवा आई पहुंचोरी। ये गाने उस समय। और विदाई को जा चली जा स्वराज, उठ मेरी लाडो लुकुड़ा पैरी ले, रेशमी घाघरी आंगड़ी लगले, उठ मेरी लाडो। एक गाना था उनका आहुले जा भूखा। मैं मुंबई में पहली बार उमा महोत्सव में गया था, वहां पे ये गाना 6 बार वंश मोर हुआ। अच्छा। इस गाने का अर्थ मैंने गाने से पहले बताया कि क्या एक पिता की अपनी बेटी के लिए, माँ की क्या पीड़ा है उस बेटी की। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि 6ठी बार मैं भी रोया था।
और हमारे उसमें म्यूजिशियन पे हमारे रामेश्वर गैरालो जी थे वहाँ पे, वो भी रोए। कुछ भाई हमारे पेड़ बजा रहे थे, वो भी रोए। और आज भी जब मैं मुंबई जाता हूँ, कुछ भाई अगर मेरे तक, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उस गाने को जरूर सुना देना। तो वो गाना जब मैंने गाया, और महाराष्ट्र के लोग थे सब, और हमारे आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी वहाँ थे, वो भी बहुत खुश हुए। और जब वो गाना मैंने गाया तो वो उस गाने का अर्थ बताया कि क्या बेटी कहना चाहती है, एक बेटी का दर्द है। मतलब बेटी ये कह रही है इस गाने में कि पिताजी तुमने बचपन से मुझे पाला, कहीं पे मुझे खरोंच आती थी तो तुम रह नहीं पाते थे कि क्या होगा करके, और अपनी माँ से कह के, माँ कि मैं जब भी कुछ भी कहती थी तुम मेरे लिए ये बनाते थे, कभी ये बनाते थे। और अपने भाई से कह रही यार मैं तेरे हाथ में राखी बांधती थी, तो आज मुझे इस तरह से लेके जा रहा है घर से, मतलब मैं डोली में बैठा के छोड़ रहा है अपने गाँव वालों से कि तुम तो रोक दो इनको, कम से कम तुम तो मना करो कि मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारी लाडली हूँ, 20-21 साल तुम्हारे साथ रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, तुम मुझे मत भेजो। तो वो रो रो के कह रही है, आहुली जब भूखा कूने कलेजी लगाई, आज मैं बजुले किले है गई पराई। ओ आहुली जब भूखा कूने कलेजी लगाई, आज मैं बजुले किले है गई पराई। कह रहे आज भी मेरे पिताजी क्यों मुझसे तो दूर हो गए हैं। कोई नहीं भय अपना मेरो, कोई नहीं भय मेती, सारे निर्दयी है गई सारे गाँव कमेती। ओ डोली का डन्योराज है गई कसाई, आज मैं बजुले किले है गई पराई। ओ आहुली जब भूखा कूने, मतलब आपने मुझे कलेजे से आहुली भूखा करके सीने से चिपकाया, तो आज मुझे ऐसा क्या वो पल आ गया, पिताजी मुझे अपने से दूर कर रहे हो। ये हकीकत है, आज भी हमारे इधर कई जगह, मतलब मैं पिताजी का ये गीत मैं जब भी, मतलब मैं मेरे चैनल पे जब मैंने डाला, कई लोगों ने भेजा था, मुझे पर्सनल फोन किया, हम इस गाने को कब से ढूंढ रहे थे आपकी पिताजी की आवाज़ में, तो आप इसको रिमेक गाओ। तो मैंने कहा भी मेरी वो उम्र नहीं हुई है, मैं किसी को अपनी बेटी कह सकूँ। जो पिताजी ने किया ना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कभी कभी कहता धरोहर को धरोहर रहने दो आप, तो वो अलग चीज़ है। मैंने कहा अगर मैं गाऊंगा ठीक है मैं गाऊंगा, पर वो चीज़ जो है ना, अगर एक छोटा बच्चा ये कह रहा है आहुली जा भूखा कौन है, तो वो नहीं बन पाएगा। भगवान ने अगर आवाज़ थोड़ी सी बरकरार रखी तो मैं इस गाने को फिर कभी गाऊंगा। पर अभी ये पिताजी का ये गाना आज भी शादियों में जब बजता है, 3 दिन लड़का होश में है, 3 दिन। ये आम माछी चुप पर एक गाँव है, जब वो गाना बजा था, आज भी जब गाँव जो नहीं रोने वाला भी है वो भी रोता है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक व्यक्ति हैं बड़े भाई साहब हमारे, वो कहता रमेश कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आया, पर तूने जब गाया ना मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई, मैं कल में भी मेरी बिटिया भी मुझसे दूर चली जाएगी करके। तो ऐसे गाने थे। एक था वो कि आप जैसे होता है समल समल कर धरियरी पागो देश वीराना जाना है, तो वो कह रही कि बेटा अब वो तू उस गाँव में जा रही है, ये जो मेरी इज्जत है ये तेरी इज्जत है। अगर तू अपने ससुराल में जाएगी अपने सास ससुर की सेवा करना, हाँ वहाँ वो रास्ते भी तेरे लिए वीरान होंगे, वहाँ तेरा कोई अपना नहीं होगा, वो गैया और बच्चिया सब वीरान हैं, पर तूने सबको अपना समझना है। वो गाना था समल समल कर धरियरी पागो देश वीराना जाना है, सास बिराने ससुर बिराने सब कुछ वहाँ बिराना है, गैया बिराने बच्चियाँ बिराने सब कुछ वहाँ बिराना है, समल समल धरियरी पागो देश बिराना जाना है। कि तू आराम से जाना, अपना ख्याल रखना, मेरी इज्जत तेरे हाथ पे है, सबकी सेवा करना है तुझे। तो ये उनके विवाह के गाने थे, 4 विदाई सॉन्ग के थे 4। तो आज भी जब गांव में लगते हैं तो जब वो गाना नहीं बजता तो ऐसा लगता है कि शादी अधूरी सी थी, वो गाना लगता ही लगता है। अब ये गीत हम सब ने सुने हैं बचपन से लेके अब तक, लेकिन जिस तरह से आपने वो कहते हैं ना संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या जो कर दी है, उसके मायने समझ में आए। और वाकई में म्यूजिक एक थेरेपी है। जैसे आप कह रहे थे कि वो लेडी ने कहा कि क्या कहते हैं उनके गाने चलाओ, और मैं आपको बता रहा हूँ सुमित भैया यहाँ पे हैं और ये सारा स्टाफ, हम 3-4 महीने पहले यहाँ पे शूट कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम चल रहा था हमारा हर पल आनंदम करके। तो एक लेडी हैं, उनकी मदर की भी सेम कहानी है कि वो जब भी उनका डायलिसिस होता है उसके बाद वो उनको आदत है कि मुझे आनंदम लेके चलो,
मेरे को मीठा खाना, वो आई हुई थी लेडी यहाँ पे, उन्होंने बताया अगर डायलिसिस के बाद ये यहाँ नहीं आए, मतलब ये इनको कुछ हो जाता है, मतलब ये थेरेपी का। एक बल्कि यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्होंने तो डॉक्टर को ही बोलते हैं मेरे को वहाँ का मंगाओ, उन्होंने कहा अरे अभी ठीक काम हुए हो आप, बोले इनको फोटो दिखा देते हैं ऐसे। मतलब कई लोगों के लिए जैसे म्यूजिक है, बिल्कुल, भोजन है, कोई मीठी चीज है, कोई ऐसी चीज है, वो थेरेपी का काम करती हैं। दुनिया उनको पागल कह सकती है कि यार एक ऐसा पागलपन है, लेकिन खैर बीके भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, आप भी अपनी धुन के बादशाह हैं, पागलपन है आप में एक, कह रहे दूसरों की जो सोचना है सोचो, हम तो अपनी तरह के हैं, हैं? हाँ, क्योंकि थोड़ा जरूरी सा है ना कलाकार के लिए, जरूरी है, क्योंकि मेरा ये मतलब कलाकार के आपके लिए भी दूसरे फील्ड में भी जिस दिन आप दूसरों की परवाह करने लग जाएंगे ना, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर करने से पहले ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वो क्या कहेगा, वो किस क्यों कहेगा, आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, आप वो जो करने वाले हैं उसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो आपको डरना क्यों है, परवाह किसी की नहीं करनी। बिल्कुल। हमने जब कोलैबोरेट किया तू ऐ जाओ पहाड़, हमारी बातचीत हुई थल की बाजार के बाद में, और वो एकदम कहते हैं कि पीक पे गाना खूब चला, हर बारात में चला, खूब हुआ। फिर आपने तू ऐ जाओ पहाड़ बनाया, मेरे को लगा था और मेरे जैसे कई लोगों को लगा था शायद बीके भाई वापस आ ही रहे हैं पहाड़। अब बीके भाई आए क्यों नहीं, कहाँ अटक गए? गाना सबको तो कह दिया पहाड़ चलो, लैपटॉप में लोग देख रहे हैं, नौकरियों में रिजाइन मार रहे हैं, हम पहाड़ जा रहे हैं, वो उसमें भी दिख रहा बीके भाई खुद बंबई रह गए, ऐसा क्यों? नहीं, पहाड़ी में हूँ। देखिए मैं तो आप कहेंगे तो मैं तो मेरे 8 महीने यहाँ पहाड़ में जा रहे हैं, 4 महीने मुश्किल बम्बई में जा रहे हैं ना। तो बाकायदा मैंने घर बनाया हुआ है लोहा घाट में, मतलब 10-12 मेरे ख्याल से होंगे, 8-10 कमरे तो होंगे मेरे। वो घर वर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भाई रहता है, तो वहाँ पे है सब कुछ, पहाड़ में लेके आया हूँ मैं। सबको आऊँगा, पहाड़ क्यों नहीं आऊँगा। और थोड़ा जो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं जी, तो वो एक बार उनसे निपट लिया जाए तो पहाड़ी आना है वापस। बिल्कुल। बेटी का जिक्र अभी जैसे उन्होंने किया, आपकी 2 बेटियां हैं जी, और एक तो जिम्नास्टिक में बड़ा कमाल कर रही है बहुत जबरदस्त, कैसे देखते हो उसको? काव्य मैं ना, मेरे 2 सपने, मैं सपने देखने वाला इंसान हूँ, और सपने खाली देखने तक नहीं सीमित रखता, मैं उन सपनों के पीछे भागता हूँ, मैं पकड़ो उन सपनों को, क्योंकि मैं छोटी सी जगह से निकला हुआ। आपने अगर बीच में जब उस दिन मेरे गांव से गुजर रहे थे तो मुझे बड़ा उदास सा लगा कि आप वहाँ गुजर रहे थे। और एक बार क्या हुआ, इससे पहले भी कुछ लोग मेरे गांव में गए हुए थे, तो मैं उस दिन ऊटी में था, बारिश, बोले आपकी गांव में बारिश हो रही, वहाँ भी बारिश हो रही थी, ऊटी में भी बारिश। मैं बच्चों को लेके गया था वेलिंगटन वैली में, जो मद्रास रेजिमेंट का ऑफिसर वहाँ पे है, और रुका हुआ था मैं, सेंटर है। तो बड़ा उदास सा मैं उस दिन भी हुआ था, और उस दिन आपके दिन भी। तो मैं सपने देखता हूँ, और सपने देखने के बाद मैं उनके पीछे जाता हूँ, रोड बनाता हूँ कि चला है, उस पर मेहनत करो, मैं उस पर बिलीव करता हूँ। मेरा ये सपना है कि बेटी हाँ मेरे खेले ओलंपिक, चाहे मेडल लाए ना लाए वो एक अलग मसला है ना, लेकिन जाए, सपना है मेरा, और उसको लेकर मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर जाएगी वो। मेडल आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार जाए, और बड़ी बेटी यूपीएससी टॉप कर, ये मेरा सपना है। और मुझे लगता है कि ये 2 सपने जो भी अब तक मैंने देखा हुआ है तो मिले हुए हैं। और जो मेरे आसपास जितने भी दोस्त लोग हैं, जिनके लिए मैं दिल से दुआएं करता हूँ भगवान से कि ये चीज़ें हो जाए, उनका भी मैं बहुत चाहता हूँ कि उनके बच्चे भी आगे बढ़ें, उनकी फैमिली में भी जितने भी आसपास दोस्तों के बच्चे हैं वो सही जगहों पर जाएं। भगवान उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो जगह सोच के रखी हुई है, भगवान उन्हें उस जगह पर लेके जाए। कौन सा गीत अभी आप सुनाना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों को? मैं बांझ पे सुनाऊंगा। बिल्कुल। हाँ, बांझ को ये मेरा ख्याल है मैंने पहला गीत है जो मैंने फोक कंपोजिशन से उठाया है, क्योंकि बाकी तो मैंने मेरी खुद की कंपोजिशन आपको शायद सुन के भी थोड़ा ही होगा। तो जब मुझे लगा बांझ के बारे में मुझे काम करना चाहिए, पर्यावरण के बारे में। बांझ हो गया, काफल हो गया, देवदार हो गया, बुरांस हो गया, ये मात्र पेड़ भर नहीं है, ये जीवनदायी वृक्ष हैं। सोचिए उस मंजर को, जब पानी की खानों में ही पानी नहीं होगा तो क्या त्राहिमाम मचेगा। तो इसलिए हम इन्हें संरक्षित करें, एक हम लगाएं तो एक पौधा दूसरे को भी लगाने के लिए प्रेरित करें, लेकिन लगाएं वहाँ जहाँ ये हो सकता है, फॉर्मेलिटीज में नहीं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं जा दिया, अगर कहीं लगा दिया, वो 10 दिन बाद वो पौधा सूख गया तो हमने एक पौधे की हत्या कर दी ना। उन जगहों पर लगाएं, बेशक ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आपको मौका मिल रहा है तब आए। जब मैं तो मेरे नॉन पहाड़ी जो दोस्त हैं यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको भी बोलता हूँ कि आप एक बांझ का पेड़ जरूर वहाँ से राय लेके वहाँ पे आप लगा के आएगा ना। तो गाँव की धार बांझ ही है, बिल्कुल है ना। और देखिए डांसिंग नंबर तो चलते रहते हैं, बहुत सारे बनते रहते हैं, लेकिन आर्टिस्टों की एक जो सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि लोगों को उस तरफ भी ले जाएं। और प्रकृति से जुड़ा हुआ ये प्रदेश है, यहाँ के त्योहारों में चाहे वो फूलदेई हो चाहे हरेला हो, वो हमें नेचर से जोड़ने की प्रेरणा देती है। और बांझ हमारे लिए जो है किसी अमृत से कम नहीं है। तो उसी को लेके बीके भाई का एक गीत।
ओ बाज झुप रैली बाज, ओ बाज झुप रैली बाज, वे तेरी जड़ फली जो बाज, ओ बाज झुप रैली बाज, वे तेरी जड़ फली जो बाज, ओ बाज झुप रैली बाज, वे पानी की खान तू बाज, ओ बाज झुप रैली बाज, हाँ पाड़ा की शान तू बाज, ओ बाज झुप रैली बाज, वे तेरो हांगो पलवी जो बाज। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने जब हमने उनको बताया कि आप दोनों आ रहे हैं गाता रहे मेरा हिल के अगले एपिसोड में, तो भर भर के सवाल हमारी तरफ भेजे उन्होंने कि भाई ये मौका होता है अपने फेवरेट आर्टिस्टों से पूछने का। तो वो सवाल मेरे पास हैं, मैं उनको पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक एक सवाल जो मेरा आप दोनों से था। एक मेरे को कहीं से पता चला कि आप संगीत के अलावा स्पोर्ट्स में भी थे। जी जी जी। क्या था? मैं स्पोर्ट्स 2003 से मैं खेलता था, ये टाइकांडो। अच्छा। तो मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं थी सीखने की, सच बताऊं तो। हाँ। मैं सोचता था क्या है, हुआ करके मुझे अंदर से मतलब है। तो जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इसमें तो मैं जाते रहता था, क्योंकि इसमें मैं कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम मेरे 70 से 80 सर्टिफिकेट होंगे जो उससे प्रथम के होंगे। मैंने कभी अपने फोकस दिमाग में रखा है नहीं कि मुझे सेकंड आना है। मैं देखता था मुझे फर्स्ट आना है, और भगवान की कृपा से मैं आया भी। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनको बड़ी शौक थी, एक जिगर फिल्म आई थी अजय देवगन की, तो इनको हम घर पे टीवी नहीं होता तो हम दूर गांव में जाते थे देखने के लिए। तो वो जिगर फिल्म देख के आए, अखरोट का पेड़ था मुझे याद है, उन्हें मारी उन्होंने किक और पाँव तोड़ दिया। उस समय तो घर पे बताया नहीं किसी, चुपचाप सो गए हम। मुझे लगा आप कहने जा रहे हो मारी किक और पेड़ तोड़ दिया, बोले पैर पाँव गया सूज, वो सो गए। तो मम्मी ने बहुत डांटा उनको, बड़े भाई साहब ने नहीं यार ये क्या है, तू ऐसा करता है। वो उसमें फीस होती थी 75 रुपये, और स्थिति ऐसी थी हम पे नहीं रहा, क्योंकि पहले ज़माने में जो गायकों ने जो कमाया उनने इज्जत कमाया, जो लोगों से प्यार कमाया। उस समय पैसा नहीं था, आज तो पैसा आज है और इज्जत चले गई। हाँ, आज इज्जत नहीं है साहब, मैं कहूँगा सच में, है ना। तो उस समय वो जिगर फिल्म देखा तो भाई जब तो देखा, अब वो उसकी चाह थी कि मैं सीखूँ, पैसे नहीं होते थे। धीरे धीरे थोड़ा दौर बदला, तो मैं थोड़ा मेहनत मैं भी करता था। मैं घर पे बहुत काम करता था, खेतों में हरी सब्जी बेचना। मैं अभी रुपाई का कल परसों से रुपाई में शुरू हो जाऊंगा। मैं ये सोच लूँ कि यार हम अगर पहाड़ छोड़ना तो करना हमको पड़ा, कम से कम 40-45 बीघा ज़मीन है हमारी खुद की, तो मैं खुद रुपाई भी करता हूँ। और अब तो ट्रैक्टर आ गए, पहले मैं हल भी चलाता था, चाहे मुझे आए ना करना है मुझे, और खुल भी कूटता था, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं अब घर पे जाऊँगा तो मतलब देखूँगा, आप तो चलो मेरी शादी होगी, मैं भाभीयों को लाओ आटा में गूँथ देता हूँ, लाओ सब्जी में बना देता हूँ। यार तुम लड़कियों की तरह, मैं लड़की नहीं, मुझे शौक है करने का, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं किसी अच्छा कर सकूँ किसी के लिए। तो अब भाई साहब ने जिद थी कि यार तुम मुझे नहीं सिखाया, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ। तो मैं उस चीज़ में चले गया सीखने के लिए। जब मैं सीखा तो हमारे सर थे श्री नीरज कुमार तिलेजा जी, और उनके गुरु मतलब, और विजय बहादुर हमारे सर थे, गुरु थे हमारे। तो उन्होंने देखा कि यार ये लड़का इतना हैवी हो गया और इतनी अच्छी किक चला रहा है, और अभी इसको 6 या 7 दिन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो इसमें है बात। तो मुझसे कहा ना तुम सीखो, अच्छा करो। तो करते रहा। मैंने एक था मेरे, मैं जब तक मैं नेशनल नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, मैं गया तो मुझे मतलब मैं सीखे, मुझे हो रहे थे कम से 8 या 9 महीने हो रहे थे। तो इतने हैवी लड़के थे, मैं भी हैवी वेट पे खेल रहा था। तो हमारे गुरु ने कहा तुम हैवी वेट पे खेलो, तुम अच्छा है, तुम्हारी बॉडी जो है ना अच्छी घूमती है, अच्छी टर्नें लेती है। मैंने कहा जी। मतलब मुझे डर लग रही थी बहुत, यार ये मुझे बहुत मारेगा। वो ब्लैक बेल्ट, मैं वाइट बेल्ट। मैं कहा मैं तो कुछ हूँ नहीं, ये तो मुझे बहुत मारेगा आज। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे प्रभु यार मुझे बचा लेना। पर अंदर ये था कि खेलना तो है, चलो कोई बात नहीं। पहले मेरी फाइट हुई तो मुझे ये भी पता नहीं चला रेफरी से समय कैसे मांगते, मैं उसे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसने मुझे इतना मार दिया, अरे छोड़ दे मुझे कह रहा हूँ उससे। वो मुझे बहुत, पर सर ने उसको गुस्साया, उन्होंने एक थप्पड़ मेरे कान पे मारी। उन्होंने कहा क्या यार तेरे अंदर वो चीज़ है, तू क्यों नहीं कर रहा है? मेरे अंदर चीज़ों को जगाया और मुझे विश्वास है तू कर सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी पहली किक मारी उसको, उसके बाद नॉकआउट किया मैंने। पहली किक में नॉकआउट किया, उसके बाद सर हमारे बहुत खुश हो गए। उसका दूसरा फाइट हुआ, वो लड़के ने मना कर दिया खेलने के लिए।
क्योंकि उसने उसको बता दिया कि इसकी किक बहुत हैवी पड़ रही है करके, उससे मना कर दिया। वो मैं ऐसे जीत के उसके बाद मैं 3 राज्य स्तरीय गोल्ड मैच जीता। अच्छा जी, मैं 3 राज्य स्तरीय गोल्ड मैच तो नेशनल मैंने प्रतिभाग किया है। मैं वहाँ भी जरूर ये मणिपुर इम्फाल था मेरा नेशनल, तो शायद आपको पता है मणिपुर बहुत, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे डर गया मैं बहुत, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि तुम 2-3 दिन ही रहोगे। मैंने कहा नहीं, मैं घर को आऊँगा। मैं जीते जीते फाइट को हारा हूँ। मतलब मैंने 3 फाइट में मेरा क्वार्टर हो गया था वहाँ पे। मतलब मैं ब्राउन्स के लड़ना था मुझे, तो मैं नहीं लड़ पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब मैंने कहा मैंने कुछ करता हूँ, मैं खेलूंगा नहीं। और कुमाऊं विश्वविद्यालय चैंपियन रहा मैं 3 बार। हाँ, 3 बार मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय चैंपियन रहा। 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ एनसीसी में। 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ और हम कम से कम सब अधिकतर 1200 बच्चों में से अपने इधर, मेरे चंपावत मेरा कैंप था, आते आते हम 1200 लोग रह गए थे यहाँ देहरादून तक। और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर उधम सिंह नगर से लेकर कम से 12 डिस्ट्रिक्ट में लेकर मेरा नंबर 2 लड़के हमारा सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए। और दिल्ली में भी सिलेक्शन होता है कि आप राष्ट्रपति के वहाँ और प्रधान पीएम उसमें कौन जाएगा वहाँ पे भी गाने के वहाँ तो मैं ड्रिल बेस पे निकला था। तो सिलेक्शन ऐसा हुआ कि देहरादून में सभी के फ़ोन आने लगे कि ये मेरा बेटा है, अच्छे। तो वहाँ पे कर्नल देशराज थे, कर्नल खारा सर थे हमारे। उनमें कुछ नहीं होगा, जिस पे लड़के में हिम्मत होगी वही आगे निकलेगा। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लड़के मुझे कहते थे गोस्वामी यार तू जा सब्जी काट यार हमारे लिए। बड़ा अजीब सा फील होता था। मैं सब्जी काटने में मैं ड्रिल करता था। मैंने सलामी शस्त्र सीखी थी, मेरे भाई ने सिखाया था मुझे झाड़ू पे। मैं झाड़ू पे सलामी शस्त्र करता था। तो मैं एक दिन ऐसे ही कर रहा था, कहीं पर ड्रिल कर रहा था, तो मार्शल आर्ट खिलवाया था। मेरे पहला सूट जो था यहाँ जाता था, तो मुझे दूर से, और उस समय मेरी कमर थी 36। जब मेरे वहाँ सिलेक्शन हुआ तो एक कर्नल साहब है, उन्होंने कहा नहीं ये तो यार कहाँ है यार, ये इतना हैवी। मेरा मायूस हो गया। उन्होंने कहा तुम करोगे? मैं कहा यस सर। वेट कम करोगे? यस सर। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं दिल्ली राजपथ करते समय मेरी कमर 26 थी। अच्छा। हाँ, मैं एक ही है कि मुझे कम करना है। एक बार मैं 2012 में मैं 112 kg का था, फिर मैं 66 kg का। मैं कम भी कर लेता हूँ, मेरे अंदर ये है कि मैं बढ़ा भी लेता हूँ तो कम भी कर लेता हूँ, ये मेरी चीज़ के अंदर। तो हमारे सर ने उसने कहा कि वहाँ पे भी मेजर मोतीमाला मैम थी, सभी लोग अपने अपने राज्य के गीतों को गा रहे थे। तो कहते कभी भी कोई भी आपको सीख देता है उसको समझना चाहिए, ये नहीं कि यार ये मुझे सिखा रही है, मैं सीख लेता हूँ। तो एक लड़की ने कहा भैया वो गाना जरूर आप याद कीजिए, ऐ वतन हमको तेरी कसम, ये क्या पता तुमसे पूछ ना ले, ऐसा करके। तो मैंने कहा संगीत का तो जा नहीं रहा है उस समय, तो ये ड्रिल बेस पे ही होगा हमारे। उन्होंने कहा नहीं क्या पता। तो मैंने कहा ठीक है। तो सब बैठे थे, किसने केरला सुनाया, किसने कुछ सुनाया, किसने। मैंने सबसे पहले पिताजी का गाना सुनाया। तो उनका नो। अब मैंने कहा मैं तो हट गया यहाँ से, अब यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मैं, उन्होंने कहा एक कुछ और आता है आपको? मैंने कहा हाँ घुघती नवासा सुना देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कुछ और। मैंने कहा हिंदी? हाँ वो सरफरोशी की तमन्ना सुनाए पहले मैंने। उन्होंने कहा एक और सुना दो। ये वाला सुनाया मैंने, ऐ वतन हमको तेरी कसम। उन्होंने नाम लिखा, मैंने कहा हटा दिया मेरे को, मतलब यही सोचा मैंने। तो जब हम सब लोग चले गए तो सबसे पहले नाम मेरा लिया कि रमेश गोस्वामी आप ऑडिटोरियम में आए करके। तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ। तो सौभाग्य हुआ, शीला दीक्षित के साथ चीफ ऑफ नेवल सुनील मेहता थे वहाँ पे। उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखे। और ये दिन मुझे याद है कि नेवी का एक गाना सुनाया मुझे, वो बोल के आप गा सकते हो करके, जय 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 भारतीय सेवा करेंगे हम देश की। और चीफ ऑफ आर्मी जे सिंह, उनके साथ बैठकर चाय पी। और पुतिन थे, उनके साथ बैठा। एपीजे अब्दुल कलाम जी के वहाँ गया, और हमारे पीएम साहब के उसमें रैली में सम्मिलित हुआ। मतलब अपने आप को एक ये लगा कि चलो मेरी मेहनत 7 महीने की हमारी ट्रेनिंग के बाद जो मेहनत को फल मिला मुझे, वो मुझे बड़ी खुशी हुई। और स्पोर्ट्स में भी मैं साथ था। वो स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं जो मेरे भाई ने मुझे सिखाया, तो मुझे कहीं ना कहीं हुआ है। वो झाड़ू में सीखा हुआ वही सलामी शस्त्र मेरा उनको सबसे पसंद आया। उन्होंने कहा इतना अच्छा फुर्ती से इतना तगड़ा कैसे कर ले, तो कहाँ सीखा? मैं कहा सर मेरे भाई सिखाता था मुझे झाड़ू में। और वो 2004 के बैच के निकले हुए थे एनसीसी में। वो पूरे उसमें एक ही का सिलेक्शन हुआ था उस समय। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हम सीखते हैं वो हमारे पास अगर रखे हो तो धरोहर कहीं ना कहीं काम आता है। जबरदस्त, क्या बात है। अब ये बातें देखिए, हम गाने तो आमतौर पे आप YouTube चैनलों पे आपको मिल जाते होंगे, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो शायद आपको एक ही चैनल पे मिलती हैं, जिसका नाम है उत्तर का पुत्र। बिल्कुल। क्योंकि हम सब उत्तर के पुत्र बैठे हैं यहाँ। तो बीके भाई, आपके लिए एक सवाल कि ये राइटिंग का क्या है, ये लिरिसिस्ट वाला, ये आप दूसरों के लिए, कई बार लोग कहते हैं आपको लिख दो, आप मना कर देते हो, कई बार कहते हैं सिखा दो तो आप गुस्सा कर जाते हो, ये क्या हो रहा है ये? भाई क्या है ना, मैं इस पर आता हूँ, मैं विस्तार से आता हूँ कि कोई आपको सिखा नहीं सकता है राइटिंग करना। ये आपको
खुद ही अच्छा जो लिटरेचर है वो पढ़ना होगा, क्योंकि हज़ारों कोरे कागज जब रद्दी हो जाते हैं ना, तब थोड़ा सा लिखना आता है, एक लाइन ना, वाह, ये है। और मेरा ये मानना है कि म्यूजिक डायरेक्टर, अगर इंस्ट्रूमेंट बजाने से कोई म्यूजिक डायरेक्टर बन गया होता तो दुनिया आज म्यूजिक डायरेक्टर होती। हाँ, ये बात कि कंपोज करना आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है, गाना कोई नहीं सिखा सकता है। कितने नहीं तो कितने लोग यहाँ पे रंजीत भाई भी बैठे हुए हैं, इनको ये बात मेरे शायद ये भी जानते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट बजाने से कोई म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी बन जाए, कंपोज करना थोड़ी आ जाएगा उसको। कंपोज करना आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है, वो आपकी इनबिल्ड होता है, आपको तराशना होता है उस चीज़ को ना। तो ये वाला बात है। और राइटिंग का जहाँ तक मसला है, तो मैं तो हमेशा कहूँगा, अगर मैं देखो सबसे पहले तो वो सीखना नहीं चाहते हैं ना, मैं क्यों नहीं सीखूँ? मैं देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं खुद ही सीखा हुआ नहीं हूँ साहब, मैं खुद ही सीख रहा हूँ इस समय में, तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा? मैं खुद ही इस समय आधा अधूरा हूँ, और फिर भी मैं सिखाना चाहूँगा, लेकिन वो सीखने के लिए तो साहब सर में तो नहीं बैठना पड़ेगा, चरणों पर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, तो ये मेरा कहने का ये है कि भाई आप उनको मैं बोलूँगा अखबार का एडिटोरियल पढ़े, वो उन्होंने अखबार पढ़ना नहीं है, मैं उन्हें कुछ बुकें दूंगा। अब शुरू में अगर कोई चीज़, मैं बीच में मैं लोहाघाट में था, तो मैंने डाला था फेसबुक में, आइए कर जो सीखना चाहते हैं, तो 1-2 लोग आए थे, मैंने कहा, तो उनको मैंने बताया आप रोज़ पहले अखबार लगाइए, मैं 2 महीने बाद में वापस आ रहा हूँ, तो मैं आपसे तब मिलूंगा। तो उन लोगों ने क्या बीच में फ़ोन किया, पढ़ रहे हो अखबार? नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। तो चट से सीखना, यूट्यूबर बनना, यूट्यूब से सीखना है ना। हम आज हमारी क्या वैल्यू है? हाँ, यूट्यूब से फटाक से सीख लेना, यूट्यूब की चीज़ें हो रही हैं, यूट्यूब से इंस्ट्रूमेंट सीखना यूट्यूब से। तो यूट्यूब पर तो आपको लिखने नहीं कोई सिखा सकता, आप इंस्ट्रूमेंट एक बार सीख सकते हैं कोई ना, लेकिन लिखना नहीं सीख सकते आप यूट्यूब से। आपको अखबार पढ़ना चाहिए रोज़ का, और अच्छा साहित्य आप उठा के, जितना आप कीड़ा बनिए अखबारों का, अखबार का कीड़ा, पढ़ने का आप कीड़ा बनिए। जितना जो अच्छे लोग हैं, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए, आप दूसरों को पढ़िए, जिसमें जो बड़े गाने लिखे उनका सार निकाले, क्या उनका मतलब है। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आदि हमारे सर के बाल इसी में निकल गए हैं साहब, तो क्या सॉरी, तो ये है। तो आपको यही चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको खुद ही सीखना होगा। कोई आपको, क्योंकि लोग खुद ही सीखना चाहते हैं। ऐसे कोई आज मैं कहूँ तो मैं कहाँ अधूरा हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीखना है अभी। ये है सर। और ये जो प्रति परिवार 3 व्लॉगर घूम रहे हैं, हाँ, ये मुझे लगता है ये बड़ा अभी अब मैं तो बड़ा कंट्रोल करता हूँ। मेरे में बड़ा गुस्सा है, यकीन मानेगा। परसों में कहीं पर था और ना, तो आ गए वहाँ से झट करके, हम ये है वो है, हमारा यार समझा करो बात को, बैठ जाओ जरा ना, मैं जरा करने दो, जरा मंच पे जाना है ना, मूड क्यों खराब करते हो आप? संगीत एक कोई ऐसा धागा मेरा छेड़ दोगे ना, तार ना, फिर यहीं पे फिर बजाना शुरू हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। तो ये मैं बोल गया, अब उसमें लगता है पूरा जबरदस्ती का ना, हम ये है वो क्यों करते हैं, मुंह पर लगाते। तो तुम्हें ये पता नहीं कि हमें किसका इंटरव्यू लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। तुम मूर्ख हो, फिर मैं, हाँ क्या मतलब है उसका? हाँ, मैं भी लेके घूम जाऊँ, मैं ये चलो, मैं क्या मतलब है उसका ना। तो इसे थोड़ा मैं तो युवा थोड़ा जो दिशाहीन है, उसे मुझे लगता है कि वही काम करना चाहिए। हर कोई बना हुआ यूट्यूबर, उसे काम करना चाहिए, काम की तरफ ध्यान दीजिए। जब इस तरीके से आप हर आदमी के हाथ में ये चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों को भी प्रभावित करेगा। ये आगे जो बच्चे, हमारी जो अगली जो खेप आएगी, तो मुझे लगता है कि किसी ने बीच में एक डाला था कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माँ का जो अकाउंट है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे ना। ये बड़ी अजीब बात, बड़ी अच्छी बात उन्होंने डाली थी। तो मैं ये है, इस पर जाना चाहिए। एक सही दिशा में बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबसे बेहतर हमें ही पता होता है। यानी ये पहाड़ की पीड़ा भी है, वोटर कम हो गए और ब्लॉगर बढ़ गए। हाँ, गांव में वोटर नहीं मिल रहे क्योंकि सब तो पलायन करके ब्लॉगर निकल रहे हैं। सर मैं इसी वजह से ज़्यादातर मैं कहूँ तो कुछ जगहों में मैं इसलिए नहीं जाता हूँ, ये बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ पे आप नहीं दो तो नाराज, कुछ बोलो तो नाराज ना, दे दो तो फिर अलग से फजीयत हो नहीं पाती है। तो क्या करे, तो करे क्या आदमी ना। इसलिए थोड़ा सा कुछ जगहों से मैं थोड़ा दूरी बना के रखी हुई है मैंने ना, सीमित दूरी पर रहा करिए बोलते हैं ना, कुछ लोगों से या कुछ जगहों से। तो वो मैं थोड़ा वो वही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं, पर बीके भाई जो हैं दिल के साफ हैं, इसीलिए बोल देते हैं। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, बुरा मत मानिए। अपने बड़े भाई हैं, वो भी समझा ही रहे हैं। जो मोबाइल है, सेलफोन है, उसका सदुपयोग कीजिए। पर ये कई बार एम्बैरेसिंग हो जाता है, कहीं भी घुस जाते हैं। तो वो कई बार हमारे साथ भी होता है, वो कंधा पकड़ लिया, आ जाओ भैया एक बार आ जाओ, खींच देते हैं। अभी यहाँ अभी मैं डिबेट चल रही है आपका इसके बाद फटा से कोई बोलेगा मैं यूट्यूबर हूँ, आज 2 बार हमारे लिए बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका ना। दुख बनता नहीं है ना आपको। मतलब
क्यों बोलेगा कोई तुम्हारे लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए हैं। तो सबसे पहले रमेश बाबू गोस्वामी जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जीतू हैं, इन्होंने लिखा है, रमेश जी आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और गांव में रहकर आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं कि खेती भी कर लेते हैं और गाने भी गा लेते हैं? मैं जीतू भाई नमस्कार आपको। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखो संगीत तो हमारे दिल में है, वो तो एक ये है कि गॉड गिफ्ट है, पिताजी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो तो ये है। पर सबसे पहले मैं पहाड़ी हूँ। देखो मैं एक सबसे बड़ी बात मैं कई जगह कहता हूँ कि टोपी में लिख के या सीने में लिख के नहीं होगा कि मैं पहाड़ी हूँ। आप कभी भी किसी भोजपुरी को देख लीजिए, मैं थोड़ा हिंदी में बताऊँगा आप लोगों को, तो अकाल भाई भैया ठीक बा और कैसन हो भैया, और हम अगर एक पहाड़ दो, हाँ भैया कैसे हो रहे हो आप, क्या ठीक है, और सब चीज़, तो हम उस शर्म से लागी। तो मैं ये चाहूँ, मगर मैं बहुत पहले दिल्ली जॉब करने जा रही थी, तो बहुत लोग बैठ रहे थे वहाँ। एक ने कहा मैं ऐसा करूँगा पहाड़ के लिए, एक ने कहा मैं ऐसा करूँगा, एक ने कहा ऐसा करूँगा। तो आप यकीन नहीं मानिए 2011 में घर से झूठ बोल के गया मैं 12 में कि मेरी डाबर कंपनी में जॉब लग गई है। मेरे घर वाले नहीं भेज रहे थे कि दोस्त के चक्कर में गया, क्योंकि वो उसने कहा ठीक था, आर्थिक स्थिति ठीक। मैंने कहा चलो, मैं तो उस समय कमा रहा था, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो वहाँ पर जाके मैं देखा, उन्होंने कहा हाँ आप भैया क्या करोगे। मैंने कहा भाई इतना करूँगा, मैं पहाड़ जाऊँगा, पहाड़ मैं एक पहाड़ी को रोकूंगा आने से, तो एक दूसरे को रोकेगा, दूसरा तीसरे को रोकेगा। तो वो आज हमने किया। हमारा खुद का अपना काम है, कैटरिंग का काम है। तो मेरे साथ कम से कम हमारे गांव के 10-15 लड़के काम करते हैं, और वैसे एग्रीकल्चर का काम है हमारा। तो हम लोग उन लोगों को जोड़ रहे हैं, कम से कम किसी को रोजगार मिले करके। और मैं पहाड़ में, मैं खुद तुम बहुत लागू करूँ तो ये जरूरी नहीं छो। देखो मैं आपको एक गाना था मेरा, रात है मैं धाना पुटवा में रोप लगा या पाड़ खा जाती, यही रुपाई के समय पानी लगाना। तो रात के 9:30 बजे थे, उस समय मेरे पे ऐसा वाला सेट ही था, मतलब दूसरा सेट था, आवाज़ रिकॉर्ड ऐसे कर देता था। मेरा गाना था, मैंने कहा अपने भतीजे, अरे यार यो बदरा आने ना, बदरा भले दो आने लागो है ना। और कहा हाँ चाचा हाँ, अरे गड़म गड़ाट कहो यार यो हाँ, मगर बदरा घिरी को चौमास है वो यार। कहा हाँ, खट्ट गाना बन गया मुझसे, वो गाना बनाया मैंने। और प्रसन्ना जी ने उनसे, मुझे वो गाना इतना पसंद आया, उन्होंने कहा इस गाने में थोड़ा सरगम देना चाहता हूँ मैं। अरे ये तो मैंने कहा राकेश प्रसन्ना, हाँ, मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है। तो उन्होंने वो ये गाया, सा नि धा नि धा पा धा नि सा। मैंने कहा बदरा घिरी गो चौमासे गोरे, बदरा घिरी गो चौमासे गोरे, चौमासा कायु दिन छियाया, डानी कान्यो माँ बाहर छुछाया। ये गाना लिखा था मैंने। वाह। तो कहीं ना कहीं तो क्या होता है, हम जब पहाड़ हम काम करने हमको तो गीत जानी। मेरे कई गाने हैं जो अभी मेरे खुद के बने हुए हैं, और मैं चाहता हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, बड़े भाई साहब संगीत देंगे। मैं कई बार मुझसे भाई साहब से बात हुई है, तो मैं एक गाना उनके साथ ही, मुझे एक क्या कर दो यार, एक गाना उनके साथ करने, समय नहीं है रंजीत जी के पास, संगीत उनका जलवा है। जरा कैमरा लगा के एक बार इनको बोल दो कैमरे पे बोल दो। लोगों ने हमें बहुत बदनाम कर रहा है कि समय नहीं है, लेकिन समय हमारे पास बहुत है। मतलब संगीत के लिए तो पूरी जिंदगी, बस घंटे 24 ही हैं एक दिन में यही हम मार खा जा रहे हैं बोले। तो जब मैं पहाड़ काम करनू तो मुझे और गीत बनने में क्या कारण, मतलब बड़े आनंद आ, मैं रोप लगानू या करनू, घर काम करनू, या आप एक भोलो छु मेर वह गावलो रहनू है ना। तो कई चीज बैठ गए सीख जानू मैं। हम बाबू गीत छे तो कने मैं घर बैठ पुटोम रहता मैं कहूँ, नानी भू के डाड़े मारी में ओ हीरो घर जा, ये बाबू मगर काखी में लेनी है, तो वो गायनी है। तो मैं आज भोगली भाई मैं गानू, तो बड़ा आनंद है। वो चीज क्या वो जो फील है ना वाकई में, जब एक अब घर भाई दूर है जाते ब्याह हमें, और नान को पता है उदासी है जा कि यार भूख लग जाए, तो मैं इसका मतलब वो चुप करानो, नानी भूख के डाड़ मारी में ओ हीरो घर जा। जो उनके पिताजी के जो गीतों में वो जो एक होता है ना अपनापन, अपना तत्व, वो आज के दौर पे बहुत कम लोगों को सुनने को मिलता है। क्या बात। तो बीके भाई आपकी तरफ पढ़ रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, तो छोटे छोटे आंसर्स आपसे लेंगे। कमला बिश जी दिल्ली से मैसेज कर रही हैं, बारात में जब आप जाते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके गाने न चल रहे हों, तो ये बताइए खुद के गानों पे डांस करना कैसा लगता है? मैं नाचा हूँ अपने गीतों पे भी, ऐसा नहीं, बट मैं उस टाइम अपने आप को मैंने सोचता हूँ कि मैं बीके सामंत हूँ और कोई और हूँ, नॉर्मल सा आदमी। और मेरा वो है भी काफ़ी भाई, मेरा ऐसा है ना कि मैं एक बार मंच पे रहा तो मैं बीके सामंत, मंच से नीचे निकला तो मैं बीके सामंत नहीं हूँ। मैं अपनी जो मेरी ये लाइफ तो वही वाला हो गया जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, तुम नहीं हो,
कोई और हो। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा नेचर भी वैसा है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व नहीं करूँगा, देखूंगा नहीं, तो फिर मैं शायद लिख नहीं पाऊंगा उस तरीके का ना। अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा ही आर्टिस्ट बन के रहूँगा, तो मैं फिर लिखूंगा कब, बिल्कुल। मैं चीज़ों को समझूंगा कब, तो मैं लिखता हूँ तो उसके लिए बहुत, और मेरी अंतरात्मा भी गवाही नहीं देती, और जो जिस तरीके का मैं काम करता हूँ तो उस तरीके का मैं है कि मैं वो सब बनावटी बना शायद मुझे। बढ़िया। हाँ। तो रमेश भाई आपके पास आ रहा हूँ। महिमा जी रानीखेत से आपके पड़ोस से मैसेज भेजा है, कह रहे इतने सालों बाद भी क्या स्टेज पे आपको कभी नर्वसनेस होती है? कभी कभी नहीं ना मुझे। हमेशा जब भी मैं मंच करता हूँ, मतलब एक, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई भी अपना गाना गा रहा हूँ तो उसको कुछ, जब तक आप पब्लिक के बीच में उस गाने के साथ कनेक्ट पब्लिक को नहीं करोगे तब तक वो आनंद नहीं आता। तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ मंच पे जब करता हूँ अपना कार्यक्रम, और गाने को भी मैं इस तरह से गाता हूँ जैसे कि कई लोग मेरे दोस्त म्यूजिशियन कहते हैं हमें बड़ा आनंद आता है सुनने में। मैं कुछ अभी ये पप्पू दा का हमारा गाना था और सिचन सिराही जी का लिखा हुआ फुआ वगैरह, कभी कभी मैं जब गाता हूँ मैं बताता भी हूँ, तो मैं उसको अलग अलग स्टाइल से गाता हूँ। मैं उसको ऐसे कहता हूँ, हे मारी जालो मेरा गढ़वालन बाग लगो बाग के ओडरा मेरे बाग रे। वाह। उसको मैं ऐसे ही सोता ठीक है। एक बार करो तो करो यार जरा। माँ बागा रे का इनका वाला वर्जन सुनते हैं जो ये स्टेज पे रंगत जमाते हैं। जी जी, मैं आपके मंच से ये कहना चाहूँगा, ये बड़े भाई पप्पू दा ने इसमें अपना स्वर दिया है। श्री चंद सिराही जी का यह गीत है, और उनका भी इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी कहीं से इस गीत को सुना और बहुत अच्छा उन्होंने इसको। तो मेरे ख्याल से सूरदास जी एक थे, बताते हैं जी लैंसडाउन में, बिल्कुल बिल्कुल, जो देख नहीं पाते थे। हाँ। तो उनको किसने कहा होगा यहाँ बाग जो कहानी बताते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने वो गाया को सूरदास जी वहां से चंद्र सिंह राही जी तक पहुंचा, फिर वो आगे पहुंचा। बिल्कुल। अब ये हमारी दीदी का सवाल था, क्या मंजू दी? हाँ। तो मंच में नर्वस, तो मैं उन्हें एक और कभी नर्वस नहीं, बल्कि मैं बड़ा इंजॉय लेबर गानों गीत में। तो मैंने फा बागरे जब बहुत अच्छा गाना है, तो मैं इसको अपने हिसाब से मतलब मैं सोचता था कि कैसे मैं इसको गाऊं, तो प्रेजेंट करूं। हे मारी जालो मेरा गढ़वाले ने बाग लगो बाग के ओडरा मेरे बाग रे। हे मारी जालो मेरा गढ़वाले ने बाग लगो गढ़वाले ने बाग लगो बाग की वडेरा मेरी फा 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 मेरी फा 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 मेरी फा बाग रे मेरी फा 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 मेरी फा बाग रे। हे मारी जालो मेरा हाँ गढ़वाले ने बाग लगो गढ़वाले ने बाग लगो बाग की वडेरा मेरी फा बाग रे सची बाग की वडेरा मेरी फा बाग रे। अरे क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो अगला सवाल बीके भाई आपके लिए आ रहा है। मानसी पूछ रही हैं, वैसे तो आपके गाने ऐसे हैं कि सब जनरेशन्स को पसंद आते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा फैंस कौन से एज ग्रुप के हैं आपके? मुझे लगता है कि मिक्स हैं, सभी लोग सुनते हैं। जब उसका मैं आता हूँ तो एक जो 25 से लेकर के जो एक तो 45 के बीच की जो ऑडियंस है, एक वो शायद वो उसकी जो तो आप इंस्टाग्राम के अंदर जाके चेक करके बता रहे हैं। हाँ, वही रिकॉर्ड पर कैसे बता और कैसे वही रिकॉर्ड है मेरा, वो यूट्यूब का जो आता है रिकॉर्ड आती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बढ़िया। तो लेकिन ये अच्छी चीज हो गई, आजकल पता चल जाता है ना कौन से एज ग्रुप का। सही है। लेकिन ये हो जाता है जिसने इंस्टाग्राम अकाउंट मान लो 8 साल की उम्र में बना दिया और खुद को 18 बताया था, जब तक 18 का हुआ वो ये भी हो, हाँ ये भी आपने अच्छा ना आजकल, अच्छा ये किया, ये आपने अच्छा किया। चलिए रमेश भाई आपके पास आ रहे हैं। सचिन पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं आपका नाम इतना बड़ा है रमेश बाबू गोस्वामी, तो ये बताइए आपकी वाइफ आपको रमेश कहती हैं या बाबू कहती हैं? सच बताऊं तो ये पहाड़ परंपरा छो मैं कत्तू बार आपको घर वहीं मतलब मैं पहाड़ में मतलब खींचा नहीं करनो, वो मेरा नाम लिखना तो क्या था मेरा नाम, हो कभी नाम नहीं लेती। हाँ कभी नाम नहीं लेती। अब परसों भी एक दिन बीच में कुछ की चीज़ था तो वहाँ पे अब रमेश आया तो मैंने कहा वो तुम्हारे जो चाचा का नाम क्या था? हाँ वही था जो आपका है। मतलब नाम नहीं लेने मतलब मैं, तो मुझे बड़ा खुशी है अंदर कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब तो नाम नहीं लिया तो फिर कुछ तो बोलती होंगी, क्या बोलती हैं? तो वो सुनो
हेलो सुनो सुनो, ज़्यादा कह नहीं हूँ। और आप तो बेटे का नाम कार्तिक है, तो कार्तिक के पापा हो गया। लेकिन वो नहीं हो पाए जो है। हाँ, जो कार्तिक के पापा हाँ, गोपाल बाबू जी के बेटे हैं। हाँ। और मेरे पति। मैं बाबू का एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने बाबू क्यों जोड़ा अपने साथ, मेरा कारण ये था कि आज पिताजी क्या नाम तो गोपाल बाबू को सुनता, मैंने कहा मैं बाबू इसलिए जोड़ रहा था, मैंने कहा कम से कम किसी को पता ना चले जैसे मैं कि मैं उनका लड़का हूं, तो कम से कम बाबू लड़के लड़के होंगे यार। इसलिए मेरे बाल लंबे रखने का कारण भी यही था। और हमारे महाराज जी हैं, शायद आप भी मिलोगे, वीरेंद्र गिरी महाराज जी, तो उन्होंने भी बल्कि एक बार मैंने बाल काट दिए, काफी नाराज हो, उन्होंने कहा आपने बाल नहीं काटने। हाँ, तो पिताजी के इतने बड़े बाल थे, तो उतन जो बताने कि बाबू जो ये शैम्पू हैम्पू बिहार देश में है, एक शेरवानी है उनकी मेरे पास, आज वो शेरवानी अभी आ नहीं रही है क्योंकि अभी हेल्थ बढ़ गई है। तो मुंबई में वो शेरवानी की कीमत लगी थी 16 लाख। अच्छा। 16 लाख। उन्होंने कहा मैं अभी ऑन द स्पॉट आपको चेक दे रहा हूँ, आप मुझे इसको दे दीजिए। मैं कहा नहीं, ये धरोहर है मेरी, मैं इसको नहीं दे सकता। और जब भी मैं इसको हकीकत बताऊँ, जब शेरवानी को पहनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब पिताजी ऐसा कहीं मेरे को मतलब हाथ कहीं ऐसे फेर रहे शरीर में, ऐसा लगता है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। क्या बात। हाँ, मैं एक गाना था, हमारे बड़े भाई थे कोई, तो उन्होंने एक गाना मांगा था मुझसे, तो मैं रात को मैंने इनको ये बोला था मैं देखूंगा, आप यकीन मानो रात को सपने में आ गए थे कि यार इसको तू क्यों नहीं गा रहा है, जब तू गाएगा ना बेटा तो तेरे साथ मेरा नाम जुड़ रहा है। इसीलिए मैं कई लोगों को ये बोलता हूँ कि उनके गीतों को मैं गाऊं तो कम से कम ऐसा होगा कि यार ये उन्हीं का लड़का है। या तो मैं गा नहीं पाता, तब हाँ यार ये लड़का गा नहीं पाता, दे भी नहीं रहा है, मैं भले ही देर में निकालूंगा गाने, पर ये है कि पिताजी के जो एक साया मेरे ऊपर, हाँ अपने भी लिखता हूँ मैं, मेरे स्वयं के भी लिखे हुए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि पिताजी की भी मैं कुछ लोगों को, क्योंकि उनके चाहने वाले आज बहुत है कि जो सुनना चाहते हैं उनको। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो बीके भाई जी, चेक साइन हो गया हो तो ट्रांजैक्शन IMPS। अच्छा, अगला ये जो मैसेज है पंकज रावत ने पूछा है, आपके लिए सवाल है। कह रहे हैं कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम की पूरी प्रोफाइल छान ली दाजू, लेकिन आपकी किसी भी फोटो में हंसी नहीं मिली, ऐसा क्यों? हाँ, मैं हंसता हूँ और मैं बहुत फनी हूँ। अब यकीन माने कि अब इनको ऐसा क्यों लगता है, मैं घर में यकीन माने मैं इतना, मेरी वाइफ, अब ये बात मुझे आपने कहा, ये मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आप गलती से कभी कभी वो तो आप गलती से ही सब बन गए हैं कि आपको एक्चुअली वो कॉमेडियन होना चाहिए। हाँ, कॉमेडियन होना चाहिए, बाय गॉड बोल रहा हूँ, कॉमेडियन। आप घर में इतनी कॉमेडी करते हो? हाँ, फनी, मैं बहुत फनी हूँ घर में। मैं आपको लोगों का ये तो उल्टा हो रहा है, जैसे हम जैसे लोगों पे इल्जाम लगता है कि तुम लोग बाहर फनी हो, घर में इतना सीरियस घूमते हो। मैं फनी हूँ घर में। आपके साथ क्या हो गया उल्टा ही? हाँ, ये आप उनको अब क्या है, जब मैं दिखता हूँ ना, पता नहीं मेरा एक क्या है, कभी एक तो मैं परेशान इससे रहता हूँ कि मैं फॉर्मल पहनूँ कि कैजुअल पहनूँ। कैजुअल पहन के ऑफिस जा नहीं सकता हूँ, हाँ, फॉर्मल पहन के इन जगहों पे आ नहीं सकता। एक साइकोलॉजी, मैं अपने अंदर से बड़ा परेशान रहता हूँ। एक तो वो भी मेरा एक कारण रहता है। अभी आप हाँ सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल फनी हूँ। इसी बात पे आप एक ना हंसते हुए फोटो जो है, हम आप इस पे मुस्कुरा दीजिए, हम फोटो खींच देते हैं और आप इसको अपलोड कर देना। हाँ, उनके लिए ये फोटो बिल्कुल। भाई सावंत जी की मुस्कुराते हुए वीडियो और फोटो दोनों आ गई है, ये अपलोड करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। जी जी। रमेश भाई आपके पास आ रहा हूं। सीमा भट्ट कह रही हैं एक ऐसा मोमेंट अपने पिताजी के साथ जो अक्सर आपको याद आता है। मैं स्कूल से घर आया तो मुझे पता नहीं पिताजी आए हैं, और बचपन में खेलते हुए आ रहा हूँ, हो हाँ दोस्तों के साथ। अब पिताजी से इतना डरता था मैं, जिसका उनकी आवाज़, मतलब मैं, और पढ़ाई के लिए वो सबसे ज़्यादा। और मम्मी से कहता कि पिता, मम्मी का नाम लेके, कि पढ़ाई में अगर बच्चे आगे हैं सब कुछ भेज दूंगा, पर इनको पढ़ाऊंगा आगे। तो इनके पढ़ाई के करीब जो बच्चा अच्छा होगा उसको कभी कभी मत करना, उसके लिए कुछ भी करना। तो आप ठीक है, हाँ, मैं कहा है भाव पहला, हाँ ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कहा स्कूल में आऊँ। अच्छा अच्छा। अब सवाल पूछ दिया मुझसे, मैं तो कक्षा 3 में पढ़ता था ऐसी। अब वहाँ से वो मुझसे पूछा उन्होंने, मेरा दोस्त था सुरेश रमेश की ऐसी जोड़ी की, मतलब पूरा गाँव परेशान हमें देख के। मतलब उपद्रव करते रहेंगे हम लोग। तो पिताजी वहाँ से पूछ रहे हैं, हाँ बता ये कविता सुना, उसमें उठो लाल अब आँखें खोलो, उसमें आते हैं मगर उठो लाल बात उठ गए लाल। मैंने उसी समय कविता, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो। हाँ, अब याद आ रहा है तेरे को? तो कहाँ था अभी तक? एक वो चीज़, और एक वो जो मैं जब बैठते थे सोते थे मुझे गोदी में लेके, तो एक सफ़ेद बाल निकालेगा तो इसको 10 रुपये दूंगा मैं। हाँ, उनके बप्पी लहरे की तरह बाल उनके। तो मैं कहा अच्छा बाबू 10 रुपये दिला? हाँ 10 रुपये दूंगा, एक बाल सफ़ेद निकाल।
तो ढूंढते रहता था, एक बाल हो बाबू, एक बाल हो गयो बाबू, दीवा होगी। तो मुझे ऐसे करके 20-30 रुपये ऐसे मिलते थे मतलब में। तो ये याद जो आज मतलब में होता है कि ये मैं समझूंगा ये मेरा शायद हम उतना प्यार जो मिलना था और जो वो रह नहीं पाए, ब्रेन ट्यूमर हो गया था उन्हें। और मैं उस दिन आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा, एक बहुत ऐसा किस्सा है। हम 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बने थे और हमारे पिताजी भी राम का पाठ खेलते थे, दशरथ और राम का पाठ, जिनको लेने के लिए उसमें घोड़े चलते थे, घोड़े से लेने के लिए आते थे उन्हें। तो ऐसा हुआ कि उस दिन था दशरथ विलाप था। तो भाई साहब हम रामलीला खेल के जैसे ही घर पहुंचे, सॉन्ग एंड नैनीताल से कुछ लोग हमारे घर आए। जैसे ही घर पे आए उन्होंने कहा आपके पिताजी ऐसा कहा, और आप यकीन मानो 7 बल्ब थे हमारे, 7 के 7 फूट गए अपने आप, 7 के 7 अपने आप फूटे। पूरे गांव में लाइट थी, हमारे घर में लाइट नहीं है। तो बारिश चल रही थी, उन्होंने कहा यार आपके पिताजी बहुत सीरियस हैं और वो नैनीताल बुला रहे हैं आपको। अपने आप बल्ब फूट गया? बल्ब फूट गया अपने आप। ये आप हकीकत मानिए, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है या वो भक्ति भावना में उनके कई कैसे आपने सुना, तो प्रकृति भी उस चीज़ को जान लेती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। ये हकीकत मानिए आप, जो देवी देवताओं पर अपने देवी देवताओं पर आस्था रखता है, उससे कुछ चीज़ आभास हो जाती है, अपने आप ही आभास हो। मैंने आपको यकीन होता था, मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं कहता था वो दिन आएगा जिस दिन आपका अपना मुकाम होगा और पूरी दुनिया आपको जानेगी। उस दिन आपने कहा अच्छा यार रवीश भाई ऐसा होगा, तो क्यों कभी कभी होता है जो आंधी हार्ट टच करता है। और आज भगवान की कृपा से अब मैं चाहूँगा कि पूरे विश्व में नाम तो है ही है, तो एक ऐसा उत्तराखंड का नाम आप लेके आगे चलोगे कि मैं अब ये इसी मंच से कह रहा हूँ कि हर छोटा छोटा बच्चा आज भी जान रहा है और कई सदियों पीढ़ी तक जानेगा आपको। तो वही चीज़ हमारे पिताजी के साथ हुई। जब वो आए तो उन्होंने कहा आपके पिताजी, तो हमारे घर में सिर्फ 200 रुपये थे, 200 रुपये हमारे घर में थे। और पिताजी ने लिखा था कि मीरा, मतलब उस समय, कि मैं घर आऊँगा और 100 रुपये तू 50 रुपये अन्नू को दे देना, 50 गिरीश को दे देना, 50 रमेश को और 50 मतलब जगदीश को, और मैं घर आऊँगा दीपावली में, फिर मैं खर्चा भेजूँगा। तो वो 200 रुपये हमारे पास फुल थे। हम मम्मी हमारे वहाँ चाचा जी हैं, उनके पास गई, 3000 किस्से, 3000 2000 किस्से करके लेके हम लोग नैनीताल गए BD पांडे हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाना, अब राम हमारे भाई साहब बने हैं, हम भाई साहब बने हैं। तो उस साल अपने आप ही पूरे सेट में आग लग गई रामलीला की, रात को ही जल गया। हमारा वहाँ पहुँचना, हम तो घर पे थे, भाई वहाँ पहुँचना, पूरा रामलीला एक बताते एक कपड़ा तक नहीं था वहाँ। तो देखो कहीं ना कहीं देखो, अब राम कहाँ बने थे, हमारे भाई साहब बने थे, और दशरथ हमारे लिए मिलापी हो गया था वो दिन। तो पिताजी वहाँ थे। तो उसमें इतना पता है कि हमारे ललित जोशी जी हैं, भैया हैं, तो बताते हैं उसमें वो श्री नारायण तिवारी जी भी आए। उन्होंने कहा अरे, और हरीश राव जी भी उसमें गए थे बोल वहाँ पे। तो बताते हैं कि उन्होंने कहा अरे इनकी तबीयत बहुत सीरियस है, इनको ले चलो। तो शिवम साहब ने ये कहा 15 से 16 दिन के मेहमान हैं, कहाँ ले चलोगे बताओ, कहाँ ले जाओगे इनको। तो मतलब मैं डॉक्टर भी समझ गए। तो ब्रेन ट्यूमर उनका इतना बढ़ गया था। तो वो वाक्य मतलब जो हमारे घर पे पैसा नहीं और साथ में ये अपने आप बल्ब फूटना, तो ऐसा मतलब ऐसा एक माहौल था। तो मैं स्कूल से जब पिताजी की डेथ हो गई थी, तो किसी ने कहा वो तुझे बुला रहे हैं नैनीताल लेने के लिए। मैं छोटा बच्चा, मुझे याद है, मैं आया तो पीछे से सुना मैंने, कहा अरे आज गोपाल लाल नहीं आए। मैंने पीछे से मुड़ के देखा, मैंने कहा उस समय ज्ञान नहीं था, पर आज उस चीज़ को सोचता हूँ। तो वहाँ गया, घर पे गया, तो कुछ देर के बाद पिताजी की डेड बॉडी आई। तो वो किस्सा जो आज भी मतलब मैं भूल नहीं पाता हूँ। और ये बात सच है, क्योंकि मेरे को ध्यान है कि लॉकडाउन लगा था, वो रेडियो की तब शुरुआत नहीं हुई थी, और फ़ोन पे हम लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यूज़ उस टाइम पे लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में। और रमेश भाई ने मुझे बाद में फ़ोन करके बोली थी ये बात कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। तब तो किसी को जानकारी भी नहीं थी ऐसा कुछ होगा। और मेरे ख्याल से वो जब दिल से आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो कुछ ना कुछ वो कबूल हो ही जाती है। और स्पेशली जो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग होते हैं या प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, प्रकृति से ही हम सब बने हैं। पापोन दा बड़े आसाम के सब लोग जानते हैं, बड़े सिंगर हैं, उन्होंने इतने सारे गाने गाए हैं। उनसे एक दिन मैं बात कर रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। बोले कि हम बने तो नेचर से ही थे, लेकिन फिर हम इधर उधर हो गए, हम खुद को बड़ा मानने लग गए। आज भी किसी पेड़ को आप गले लगा के देखो, लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सुकून आपको किसी चीज से नहीं मिलेगा। ये उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कही थी, इसी उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बीके भाई आपके पास आ रहा हूँ। भूपेंद्र बेलवाल कह रहे हैं बहुत टाइम से आपका कोई नया सॉन्ग नहीं सुनने को मिला, तो क्या ये तूफान के आने से पहले की शांति है?
पहले तो मैं कहूँगा उनका धन्यवाद गीत कि उन्होंने, तो आ रहे हैं वैसे बीच बीच में। हाँ, तूफान के तो मैं तो नहीं कहूँगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। थल की, अगर वो उनकी उम्मीद ऐसी होगी कि थल की बाजार सा कुछ गीत आए, तो देखिए वो कुछ चीज़ें या तो हैं जो पहाड़ सा आए, तो वो कुछ चीज़ें मास्टरपीस होती हैं ना, वो अब नहीं आ सकते हैं। और ना मैं माइग्रेशन वाला गाना अब मैं करूँगा, क्योंकि एक गाना कर चुका हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप करिए, बट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो चीज़ एक बार कर देता हूँ फिर मुझे खुद मज़ा नहीं आता उस चीज़ को करने में, तो वो नहीं करूँगा। और हाँ, एक गीत और आने वाला है अभी, और है वो गीत, उसमें एक सोशल मैसेज भी है उसमें, कॉमिक भी है उसमें, फन भी है और डांस भी है। तो कोशिश की है कि 2-3 फीलें, जैसा मैं कोशिश करता हूँ कि एक गाने में 2-3 फील दिया जाए। क्या बात है। तो तो उसमें आ रहा है। जल्दी आपकी उम्मीदें जी, जो आप हाँ। लगाए बैठे हैं पूरी हाँ, होंगी। बिल्कुल, कभी हम करेंगे साथ में, रंजीत जी के साथ भी बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि कभी समझ में बैठेगा तो ज़रूर यहाँ पे होगा। अब सब क्या है, ऊपर वाले से आपको पता ही है, हम तो सब ऊपर वाले के हाथ में है चीज़ें, और उम्मीद कब संयोग बनता है। हाँ, संयोग बनेगा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर, और करेंगे। और जो बाकी उन्हें कहिएगा, मैं बाकी गीत भी हैं, बाकी मतलब हर गीत हल्के बाजार नहीं हो सकता, हर गीत तो है जो पहाड़ नहीं हो सकता। और भी गीत है मेरे, 7 जन्म 7 वचन है। आज मैं जब एक गीत में, जब मैं, मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे के 7 जन्म 7 वचन इस तरीके से नहीं सुनते होंगे लोग, लेकिन अब जब मैं पहाड़ घूम रहा हूँ तो हर शादी के कैसेट में वो गाना है, ऑलमोस्ट सभी की शादियों की, जो आज की जो जनरेशन है, तो मुझे खुशी हुई ना बहुत, उस गाने में है वो गाना। तो मैंने कोशिश की कि हर तरह के गाने दूँ। और डोर तेरी भी है, रोमांटिक गीत है, उससे भी आप जरूर सुनेंगे कि पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं। और एक अल्टो गाड़ी आजकल लगता है कि चल रहा है आजकल, तो वो भी थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। बढ़िया। और भजन है, और भी गीत हैं, बेथा पहाड़ के, पंचेश्वर बांध है, उन गीतों को भी आप सुनेगा। बिल्कुल, आप उनके चैनल पे जाके देखिएगा सावन भाई के, आपको बहुत सारी वैरायटी वहाँ मिल जाएगी, सोशल मैसेज से लेके डांसिंग नंबर से लेके प्रकृति से जुड़े हुए गीत। आखिरी सवाल रमेश बाबू गोस्वामी, ये आपके लिए आ रहा है। हेमा कोरंगा जी हैं, पंतनगर से पूछ रही हैं, गोपुली सॉन्ग में जिस तरह आप बहाने मार रहे हैं कि मैं गोपुली तुम्हारे लिए झमरी लाया पर सट से चोर ले गया, तो क्या ये असल जिंदगी में आपने कभी वाइफ को ऐसे बहाने मारे हैं? नहीं, अब मैं एक बताना चाहूँगा। मेरा दोस्त है एक पंकज, तो मैंने पंकज को ये बताया, मैंने कहा आपने ना गोपुली गाना गाया है। देखो, मैंने कहा ये गाना पिताजी का है, वो गाना इस तरह, गोपुली चाय खाना बजा ले लो, ऐसे तरह से गा रहा था। तो मैं उन्हें कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार कि कोई तुम्हारा सामान ऐसा। मैंने कहा देखिए, इस गाने की थीम है, इसमें मैं इस गाने की वीडियो मैंने बनाई नहीं, पर इसमें मेरे ये था कि पूरे उत्तराखंड को, हम जो पहाड़ी होते हैं बड़े वफादार होते हैं, अगर आपका कहीं पे कुछ गिर भी गया तो वो आपको उठा के वापस मिल जाएगा। ये हम लोगों की, हम जो पहाड़ के लोग होते हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसी सी बात हुई, एक युवा होता है जो हर बार बोलता कि मैं तेरे लिए ऐसा लाऊंगा ऐसा लाऊंगा, उस समय पैसा नहीं होता था, वो जैसे कैसे लाया, उसका सामान बैग ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता यार दादा, आप यकीन नहीं मानोगे, दूसरे दिन फोन आ रहा है, अरे मेरे चाचा का ना बैग ऐसी हो गया है जैसा तुम बोल रहे थे। मैं कहा देख, मैं कह रहा हूँ ना, जो आदमी सोचता है वो कुछ सोच के करता है। तो फिर यही हुआ दादा, मेरे चाचा का उनका बैग है, उनको उसमें थोड़ा पैसे दे, वो कहीं और चले गया, वही रेड बैग होने के चक्कर में घर आ गया है। मैं कहा यही होता है इस कहानी में भी, जो मैं तुझे बता रहा था, तो होता है हकीकत। तो अब बहाने जो मैं मिसिस से, मतलब जो घरवाई के महान मारूँ, उनके सब बच्चों की आप ये उस चीज़ें जैसे नहीं वो करने, पर कभी कभी जैसे उनने कभी डिमांड भी मुझसे आज तक कभी की नहीं, पर जब मैं कुछ लेके जाता हूँ बड़ी खुशी होती है उनको भी। तो मैं कहता हूँ यार तेरे लिए ऐसा लाऊंगा ऐसा करूँगा, वो तो अभी कहती है मैं तेरे लिए ये बना दूँ ये कर दूँ, छोड़ो यार खाली कह दे तो, ये होता है कभी कभी। मैं कहूँ कभी ऐसा बना दूँ तेरे लिए, नहीं छोड़ो रहने दो, खाली करो तुम, झूठ बोल दो, ये होता है। पर ये जो गोपुली का गाना, ये थीम वाइज गाना था, गोपुली आय गाड़ो बायो। कई लोगों ने मुझसे पूछा इसका अर्थ क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, और बहुत बड़ा चैनल है आपका। तो गोपुली आय गाड़ो बायो, तो कह रहा है कि अपनी नायिका से, मतलब पति बोल रहा है कि गोपुली कब इथा का न उथा। हम जब सफर में बैठे होते हैं, गाड़ी पे बैठे, तो हमको पूरी नींद नहीं होती है, कभी कभी सो जाते हैं बिल्कुल, और वरना कभी ऐसा कोई बोल रहा है वो भी सुनते हैं, पर हम आंखें नहीं खोलते। तो यही वो कह रहा है गोपुली आय गाड़ो बायो। कभी मुझे ऐसा लगा, कभी इधर को खसका कभी उधर को खसा, शटनिया सायो, ऐसा मुझे लगा कि वो मुझसे टच होते हुए गया। शटनिया सा भीड़ पाचे कायो, जैसे वो दीवारों में काई जम जाती थी, तो हम हाथ लगाएंगे फिसलता है, तो भीड़ पाचे कायो, तो ऐसा मेरा हाथ फिसला, वो मुझे टच करके गया, मुझे लगा कि कुछ ले गया है, ये चोर कोच गोपू मैं जाने नहीं पाया, पर ये पता नहीं कौन था, क्योंकि मैं आधे नींद में था। वाह, ये गाना का अर्थ है। क्या बात है, जबरदस्त। एक बार जरा 2 लाइनें हो जाएं मेरे ख्याल से इस गीत की, और उसके बाद बीके भाई और आपकी ज़बानी एक गीत कोई और सुनेंगे जिसको कॉमनली आप गाएंगे, और फिर जी। गोपुली आय गाड़ो बायो,
आए गाड़ो बायो शटनिया सायो भिड़पाच कायो यो चोर कुछ को में जानी नहीं पायो गोपुली आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए होए गोपुली आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए होए गोपुली चाय खाना बंग्या ले रो मेरी गोपू नो बिसी नौना गोपुली तिहाणी झवरी ल्यायू मेरी गोपू सटकली गो चोरा गोपुली सबसे जडबा गोपुली चाय खाना बंग्या ले रो मेरी गोपू नो बिसी नौना गोपुली तिहाणी झवरी ल्यायू मेरी गोपू सटकली गो चोरा गोपुली सबसे जडबा क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? उत्तर का पुत्तर यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख रहे हैं, ओहो रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और कौन से कलाकार हैं जिनको आप इस मंच पे गाता रहे मेरा हिल के आगे के एपिसोड्स में देखना चाहते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। अगर पसंद आई ये बातचीत तो और लोगों तक भी इसको पहुंचाइएगा। बाकी बीके भाई और रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जबानी एक गीत जो आप मेरे ख्याल से भाई तेरी रुमाला आप दोनों अगर साथ में गाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये सदाबहार गीत है। और जब मैंने विशाल भारद्वाज जी जो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, फिल्में बनाते हैं, उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज जी को मैंने एक बार बोला था, वो मसूरी में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, मैंने कहा कोई पहाड़ी गीत, तो उन्होंने कहा कि मैं आई तो हूँ यार, लेकिन मुझे, मैंने कहा अगर मैं गाऊँ तो आप साथ में गाओगे? बोले बहुत अच्छा। तो मैंने जब एक लाइन गाई और उन्होंने बोले यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है। एक बार दर्शन रावल को भी मैंने सुनाया तो उसने कहा यार ये गाने का मतलब क्या है? फिर मैंने उसको समझा कि ये तो बहुत गजब गाना है यार, ये तो मतलब, तो वो गाना मेरे ख्याल से ऐसा है कि जो नॉन पहाड़ी भी है उनको बड़ा पसंद आता है। एक माइक आपके पास भी चाहिए फिर? नहीं मैं तो ऐसे ही गा लूंगा प्लीज। हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखेड़ी हाय के भली छजीरे नख की नथुली हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छजीरे नाक की नथुली तेरी के भली छजीरे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छजीरे नाक की नथुली तेरी के भली छजीरे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला। चमकी रे आय चमकी रे कपाई बिंदुली तेरी चमकी रे खोरे की बिंदुली हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला यो गुलाबी मुखड़ी के भली छजीरे नाक की नथुली तेरी के भली छजीरे नाक की नथुली तेरी के भली छजीरे नाक की नथुली तेरी के भली छजीरे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला। तो हम आनंदम में है और आनंदम की थीम है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। जो जीवन क्या होता है, खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। मतलब कि जीवन खट्टा भी है, मीठा भी है, यादों का संगम है, हर पल में आनंदम है। तो एक हम सबको एक टास्क देते हैं कि अपने अपने हिसाब से, जैसे लाइन तो सेम है लेकिन अपने अपने हिसाब से, अगर मान लो आपको धुन बनानी हो इसकी कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, क्या बनाएंगे? वापस ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये आनंदम है, ये आनंदम है, ये
ये आनंदम है, ये आनंदम है। वाह, चलो बीके भाई ने तो कर दिया, एक आप भी कर दो। हो ला 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 ला, यहाँ हर पल आनंदम है, यहाँ हर पल आनंदम है, यहाँ खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ खट्टी मीठी यादों का संगम है। हो लो, ओहो भी आ गया। आनंद में ओहो भी आ गया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और जल्द वापस आपसे मुलाकात होगी। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंद